बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अच्छा, सबसे पहले हम आपसे अपील करना चाहेंगे, जितने भी लोग हैं, जहाँ जहाँ पर भी जो KPK में सैलाब आएँ, वहाँ पर जो है ना आप लोग इमदाद जो है ना वो प्लीज़ करें, उनका खाना वो भिजवाएँ। वहाँ पे खाने की बहुत कमी है। बुनेर में, मालाकंड में बहुत मुसीबत है, बहुत तकलीफ़ें हैं। और रात के वक्त अगर आप बात करें तो जौन सा है ना वहाँ पे बड़ा एक ऐसा माहौल है, जैसे आप कह सकते हैं कि जिसमें कंबल नहीं है क्योंकि ठंड है। आपको पता है पहाड़ी इलाके, वो आप देख रहे हैं जनाजे किस तरीके से जाने, फुटेजेस आप देख सकते हैं सामने आपके। खुदारा हमारे सारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, बच्चे हैं हमारे वहाँ पे सारे। और आप सबसे, पूरी कौम की तरफ से मैं आज आपसे अपील करूँगी कि मदद कीजिए, इनकी मदद कीजिए। इनके घर तबाह हो चुके हैं, इनके पास छत नहीं है रहने के लिए, इनके पास कुछ नहीं। आर्मी ने कैंप्स वगैरह लगाए वहाँ पे जाके, मगर देखें सिर्फ ये हम हुकूमत के ऊपर या आर्मी के ऊपर बात नहीं डाल सकते। हर शहरी ने अपना काम अंजाम देना है। जिस तकलीफ़ से, जिस अजाब से भी ये लोग गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला इनके लिए जो है ना आसानियाँ पैदा करे। देखें हमारे जो नौजवान हैं सिंध में, बलूचिस्तान में, ये जो वेले बैठे हुए हैं, उनसे तो मैं ख़ास रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप जाएँ वहाँ पे, क्योंकि ये जो इतना मलबा है इसको हटवाने में प्लीज़ मदद करवाएं। और आपका साथ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा इस मुश्किल वक्त में। इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है आपका ये साथ, आपकी मदद। फिर वहाँ पे जब आप जाएं तो उन लोगों से पता करें किन किन लोगों को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी चाहिए। मैंने आपको पहले बताया बिस्तरों की कमी है, कंबलों की कमी है, खाने की तो बहुत ही किल्लत है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बिलक रहे होंगे भूख से, इफलास से। सर्दी होती है, ठंड होती है, पहाड़ी इलाका है, कैसा जिस्म ठंडा हो जाता होगा छोटे छोटे बच्चों का। पूरे अपने घर खो चुके हैं वो बच्चे, वो फैमिलीज़ जिनकी आपको सपोर्ट करनी है, आपकी सपोर्ट के मुंतज़िर हैं वो लोग। और यही आजमाइश का वक्त होता है, यही वक्त होता है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को चुनता है। किसी को तो रास्ता ऐसे दिखा देता है, मगर कुछ लोगों की आजमाइश हो रही होती है कि वो देख के भी आंखें अगर बंद कर लें इस तकलीफ़ को, तो खुदा के लिए सबकी। आपको क्या लगता है जो तकलीफ़ सह रहे हैं सिर्फ उन पे आजमाइश है? आजमाइश हम लोगों के ऊपर भी है कि हम क्या कर रहे हैं। हम एज कौम, हम सिटीज़न, हम क्या कर रहे हैं। हम शहरी, हम मुसलमान, हम पाकिस्तानी, हम इंसानियत के नाते क्या कर रहे हैं। ये हम सब के ऊपर भी लागू होता है कि हम सब ने मिलकर सपोर्ट करनी है। इनकी बहुत बुरे हालात हैं, हमारी आजमाइश का वक्त है, हम सब ने मिलकर साथ देना है। ये मैंने ख़ास आज से आपको अपील करनी थी। और खैबर पख्तूनख्वा जो है, मालाकंड वगैरह है ना नाज़रीन, वहाँ पर सरकारी जो स्कूल्स हैं वो भी एक हफ़्ते के लिए बंद कर दिए गए, क्योंकि अभी उधर भी कोई पता नहीं है कि मज़ीद वहाँ पर भी हो सकता है कि कोई सैलाब आ जाए, बारिश हो जाए। अभी पंजाब और सिंध जो कराची स्पेशली है ना, जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा अलर्ट जारी है, ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा वहाँ पर इम्कान है होने को। और सब कुछ जो है ना मौसम ख़राब होने के बहुत इम्कानात हैं। तो अभी आपको पता है कि क्लाउड बर्स्ट है, और इसकी आगाही मैं आपको बहुत पहले से दे दी थी। उस वक्त कोई चैनल इसके ऊपर बात नहीं कर रहा था। इनफैक्ट मैंने 1-2 रील्स जब यहाँ पर अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने फेसबुक पे, तो मुझे आज भी याद है कि मुझे नीचे फजूल के कमेंट लिखे थे। ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, ये 2 हफ्ता अली राना में कब शो किया था, जब क्लाउड बर्स्ट के ऊपर कोई 1 महीना पहले की बात है ना अजीम भाई। तो महीना पहले मैंने यहाँ मेहमान उठाए थे, 1 नहीं 2 नहीं 3 शो किए कि क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के ऊपर मैंने बात की थी। मैंने कहा था अपने शहरों से थोड़ा सा दूर हो जाएं, ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, ना जाएं, टूरिस्ट ना जाएं, ऐसी फैमिलियों को ले के ऐसे पिकनिक पॉइंट पे ना जाएं। अगर रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं उनको अपने पास बुला लें, इनफैक्ट आप अपने रिश्तेदारों के पास रहने के लिए ना जाएं। ये सारी बातें मैंने की थी। लोग मजाक उड़ा रहे थे, बेमौसम बात करिए, बेमौसम बात करिए, बस कंटेंट। मेरी बात सुने, कंटेंट वो होता है, ठीक है, जिसमें आप कोई इंटरटेनमेंट बेच रहे हो। मैं यहाँ पे बैठ के कोई इंटरटेनमेंट नहीं बेचती, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ आगाही दे रही होती हूँ। मैं एक न्यूज़ चैनल में बैठी हूँ, ठीक है। ऐसे बल्कि जो टूर ऑपरेटर है ना, उनकी तो सोशल मीडिया पे कई वीडियो भी थी कि आ जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, सब झूठ है, बकवास है। साले अपने बिजनेस के लिए इस तरह से कर रहे थे। मासूम बच्चों की, फैमिलीज की जानें लेने की कोशिश करते हैं ये लोग।
खुदा के लिए इन लोगों की बातों पे मत आया करें। गुस्सा आता था मुझे इनकी वीडियोस देख के। हालांकि उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि ना जाएं, घूमने फिरने भी मत जाएं। जुलाई अगस्त का महीना जो है वो अभी नहीं है कि इन इलाकों में जाया जाए। मैं बार बार ये बात बोल रही थी, खुदारा अपने बिजनेस को चलाने के लिए ना किसी की ज़िंदगी को दांव पे मत लगाया करें। खुदारा देखा करें, 2 महीने आपसे अगर आराम नहीं होते तो आगे आपको बिजनेस में कोई बरकत नहीं होनी। बाकी तो पूरा महीना, आपके सारे महीने बिजनेस के पड़े हुए थे। सिर्फ 2 महीने ये आप लोगों को बेवकूफ़ उल्लू बना रहे थे, कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, आ जाए, देखें मैं यहाँ खड़ा हूँ, सब सेफ़ है, ये देखें मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे सब सेफ़ है। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, लोग अपनी फैमिलियाँ तैयार कर करके जा रहे थे ऐसे। कॉमन सेंस यूज़ किया करें, कॉमन सेंस यूज़ किया करें। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को जब कहीं लेके निकले, मैं तो कहती हूँ घर के बाहर भी जाए ना तो सोच समझ के जाए। और अगर फैमिली गाड़ी में बैठी हो, किसी के साथ बहस करनी हो, बदतमीज़ी करनी हो, गुस्सा झगड़ा करना हो, करें, मना नहीं है। पहले अपनी फैमिली को घर छोड़ के आए, अपनी फैमिली को घर छोड़ के आए, उसको बोले तू रुक मैं आ रहा हूँ। फिर जो फड्डा करना है, जो झगड़े करने, गालम गुलौज करनी है करें। मेरे ख्याल से बच्चों के सामने, फैमिली के सामने नहीं करनी चाहिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। फिर आखिरी यही कहूँगी जाने से पहले अपील, ये अपील है आप उन सब की मदद करें जिस बात में इतने लोग जान बहाक हो गए। खुदारा। ओके जी, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और आज हमारा जो टॉपिक हमने पहले रखा है वो है कुछ एक्सरसाइजेज़। वो एक्सरसाइजेज़ जो हमने सीखनी है, जो हार्ट के पेशेंट्स लोग हैं जिनको कुछ इश्यूज़ होते हैं, आपको पता है किसी को हार्ट अटैक हुआ होता है, किसी को दिल में स्टंट लगा हुआ होता है, या फिर किसी का कोई बाईपास का कोई काम हुआ होता है, तो उनके लिए कुछ सेफ़ एक्सरसाइजेज़ जो हैं वो होनी चाहिए ना, क्योंकि एक्सरसाइजेज़ जो है वो आपकी एक बड़ी अच्छी थेरेपी होती है। क्योंकि नौजवान जो नस्ल है ना, वो तो कोई एक्सरसाइज ऐसी बिल्कुल भी नहीं करती कि जिससे कोई दिल के जो मसल्स हैं उनको हम मजबूत कर सकें। कार्डियो एक्सरसाइजेज़ भी जो है हम सुनते हैं कि भाई वो दिल के लिए बहुत अच्छी है, मगर हमें ये नहीं पता कि हमने वो कौन सी करनी है। हम मोस्टली जो है ना ये सोचते हैं कि अगर एक्सरसाइज हमें बहुत ज़्यादा भी करनी हो तो हम जिम चले जाते हैं, ट्रेडमिल पे भागते रहते हैं, या फिर हम कोई ऐसे वेट उठाते रहते हैं। तो क्या वॉक कर लेने से, वेट उठा लेने से आपका दिल मजबूत हो जाएगा, या फिर जिम में वज़न उठा लेने से आपका दिल मजबूत हो जाता है? इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर सलमान फ़िरोज़ हमारे साथ मौजूद है, जो कि एक्सरसाइज जो है वो आपको कराएंगे, और फिजियोलॉजिस्ट हैं, किसी तारुफ को मोहताज नहीं है, इनके हाथ में बड़ी शिफा है, लोग इनको बहुत प्यार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है सलमान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का एहसान। सलमान साहब, ये जो दिल के मरीज़ पेशेंट्स हैं, और आपको पता है आजकल तो दिल की बीमारियां जो हैं यंग एज में भी होना शुरू हो गई, तो अगर किसी को बाईपास हुआ है, किसी को स्टंट डला हुआ है, तो उनके लिए तो वो यही है कि सिस्टम, भाई हमें स्टंट लग गया है, हम तो आम बंदे नहीं हैं। वो अपने आप को समझते हैं कि जितनी हम आराम करेंगे हम उतनी सेहत पकड़ेंगे। इन लोगों के लिए क्या एक्सरसाइजेस और क्या तजवीज़ करें? अच्छा, दिल के अमराज का ना रुझान बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं आजकल। इसके काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ओबिसिटी है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, स्ट्रेस है, काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं जिसकी वजह से दिल के अमराज होते हैं। लेकिन मेनली देखा जाता है कि दिल के मसले बढ़ने की बहुत ज़्यादा आजकल जो वजह है, एक तो वो स्ट्रेस है, दूसरे नंबर पे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना, वर्जिश का ना होना। इसमें एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टडी मैं पढ़ रहा था, इसको कहते हैं डैलस बेड रेस्ट स्टडी। इन्होंने क्या किया, 20-20 साल के नौजवान लिए, इन नौजवानों की दिल की सेहत को इन्होंने मैयर कर लिया। अब जिस तरह हमारी जिल्द की उम्र बढ़ती है, जिस्म की उम्र बढ़ती है, हमारे दिल की भी उम्र होती है, इसकी भी एज बढ़ती है, कम होती है। तो मतलब जितनी इंसान की उम्र होती है वो उसकी बात करेंगे, जैसे अगर इंसान 20 का है तो उसका दिल भी 20 का हो जाएगा। ये ऐसा पॉसिबल है कि एक इंसान 20 का हो, उसके दिल की उम्र 50 साल हो है? हाँ जी। और ऐसा भी पॉसिबल है कि इंसान की उम्र 50 साल है लेकिन उसके दिल की उम्र जो है 30 साल हो। कैसे? अच्छा, ये चीज़ स्टडी की डैलस बेड रेस्ट स्टडी ने। इन्होंने क्या किया कि 20-20 साल के नौजवान लिए, उनकी दिल का मैक्सिमम आउटपुट चेक किया, जिसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं, VO2 मैक्स कहते हैं, ये चेक कर लिया। इसके बाद उन्होंने 3 हफ्ते के लिए उन लड़कों को बेड रेस्ट करवाया। 3 हफ्ते के बाद जब उन्होंने चेक किया कि उनके दिल की पावर क्या है, पता चला कि उनका दिल 30 साल तक 3 हफ्ते का कंप्लीट बेड रेस्ट करने से 30 साल तक बूढ़ा हो चुका है। ये साइंटिफिक स्टडी ने हमें बताया कि कंप्लीट बेड रेस्ट अगर 3 हफ्ते उन नौजवानों ने किया, उनकी दिल की उम्र 30 साल तक बढ़ गई, बूढ़े हो गए उनके दिल, 20 साल के नौजवान के।
इसके बाद सेम साइंटिस्ट ने एक स्टडी की, उसने देखा कि 50-50 साल के उन्होंने लोग लिए, उनकी दिल की आउटपुट चेक किया, VO2 मैक्स चेक किया कि उनका दिल किस तरह इफेक्टिवली काम कर रहा है। वो लोग लिए जो कि वर्जिश इन्होंने कभी भी नहीं की, कभी वर्जिश नहीं की। अब 2 साल के लिए उन्होंने एक्सरसाइज प्लान पे उन लोगों को डाला। 2 साल की एक्सरसाइज के बाद चेक किया, पता चला कि 2 साल की हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग ने उनके दिल की उम्र को 20 साल तक जवान बना दी। अब उनकी उम्र 52 साल थी, लेकिन उनके दिल की उम्र 32 साल थी। तो ऐसा पॉसिबल है कि आप जवान हों और आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपकी ओबिसिटी आपके दिल को बूढ़ा बना रही है, क्योंकि दिल के भी मसल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं। इनको भी खुराक की सप्लाई चाहिए होती है, इनको भी खून की सप्लाई चाहिए होती है। जब हम दिल से काम ही नहीं लेंगे, ये इस तरह है कि कोई दरवाज़ा आप उसे इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, कोई गाड़ी है उसे इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, आहिस्ता आहिस्ता उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा, ख़राबी होना शुरू हो जाएगी। सेम हमारे हार्ट के मसल के लिए भी इस तरह, अगर हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसमें ख़राबी आना शुरू हो जाएगी। ज़्यादातर हार्ट अटैक, ज़्यादातर दिल के अमराज को बचाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स करके। कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं, कुछ ऐसे जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जिनको नहीं हम बचा सकते, लेकिन ज़्यादातर 80 से 90% दिल के अमराज बचाए जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके। दुनिया में सबसे कम जो दिल के अमराज हैं वो आपका साउथ कोरिया और आपका जापान में है, सबसे कम दिल के अमराज हैं। क्यों? उधर की खुराक अच्छी है, उधर के लोगों में ओबिसिटी नहीं है और वो लोग फिजिकल एक्टिव हैं, यानी कि वो वर्जिशों की अहमियत को समझते हैं। इसलिए कहते हैं कि दिल को जो है ना जवान रखना चाहिए। दिल को जवान जापान रखना और कोरिया में अगर देखें भी ना, तो मोस्टली लोग पैदल चल रहे हैं बाज़ारों में, अपने ऑफिस तक पैदल जा रहे होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो ये होता है कि दुकान पे भी जाना हो ना तो फ़ौरन बाइक निकालो, साइकिल निकालो या फिर गाड़ी निकालेंगे ठाट से। चलने की आदत नहीं है। अब आप यूके, अमेरिका कहीं चले जाएं तो वहाँ पे पार्किंग का ऐसा सिस्टम है कि आपको पार्क कहीं दूर करना पड़ता है और टाइमिंग्स होती हैं कि फिर वहाँ पे वो चेंज भी करनी है। कुछ फ्री पार्किंग टाइमिंग है, कुछ पेड टाइमिंग है, तो आप चेंज करते हैं कि अच्छा 6 बजे के बाद इधर सस्ती हो जाएगी, आप उधर शिफ्ट करके लगा दो, फिर यहाँ पे फ्री है तो उधर लगा दो। चल चल के पूरी फैमिलीज आती है, पूरी फैमिली को आदत होती है हर बात पे चलने की। ठीक है, काम करने की, बाज़ारों में लोग चल रहे हैं, मार्केटों में चल रहे हैं, कहाँ आपको चलते ही चलते पार्क भरे पड़े हैं, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने कुत्ते लेके भाग रहे हैं, जानवर लेके एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पार्क भरे हुए, यहाँ अस्पताल भरे हुए। हम इधर ये समझते हैं कि अगर हमें किसी बीमारी की अलामत नहीं है, हमें शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है और हम वर्जिश नहीं करते, हम फिट हैं। हेल्थ जो है इसका सिम्टम्स के साथ लिंक ही नहीं है। अगर हम पूछें ना सेहत क्या है, किसी से भी आप सेहत का पूछें, सेहतमंद होना आप क्या समझते हैं, वो ये कहेगा आपको कोई बीमारी नहीं, आप सेहतमंद हैं। ये नहीं है। हेल्थ हैज़ नथिंग टू डू विद द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ सिम्टम। हेल्थ इज़ ऑल अबाउट फंक्शनैलिटी। अगर आप जिस्म को फंक्शनली यूज़ ही नहीं कर रहे, अगर आप वर्जिश नहीं कर रहे, तो ये कभी ना समझें आप सेहतमंद हैं। वर्जिश कर रहे हैं तो आप सेहतमंद है, चाहे थोड़ी करें चाहे ज़्यादा करें, क्योंकि वर्जिश का ना करना ही आपको अस्पतालों की तरफ लेके जाएगा, आपको बीमारियों की तरफ लेके जाएगा। मैं औरतों को भी हमेशा ये मशवरा देती हूँ, चाहे जवान हो, बूढ़ी हो, बुजुर्ग हो, जो मैं कहती हूँ आप ज़बान ना चलाएं, आप दिमाग चलाएं और जिस्म की हरकत जो है ना वो एक्टिव रखें अपनी। ऐसे ही है। ख़ास तौर पे जिनको दिल के मसाइल हैं, आज उनके लिए कुछ एक्सरसाइजेस पे ज़रा जोर देते हैं। आज कोई स्टार्ट कीजिएगा, बताइएगा कौन सी एक्सरसाइज? अच्छा, इसके लिए सबसे पहले तो जैपनीज़ की जो मैंने आपको मिसाल दी कि ये वो वाले लोग हैं जिनको सबसे कम दिल के मराज होते हैं, उनके लिए जैपनीज़ पावर वॉक सबसे बेस्ट वॉक है आपके दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए। जैपनीज़ पावर वॉक? जैपनीज़ पावर वॉक। वैसे तो कहते हैं 10,000 स्टेप्स चलना चाहिए सबको अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन कई लोगों के काम की मसरूफियत इस तरह की होती है कि वो 10,000 स्टेप्स नहीं चल सकते। उनके लिए स्पेसिफिकली ये डिज़ाइंड वॉक है, इसको जैपनीज़ पावर वॉक कहते हैं। ये आपको 30 मिनट के अंदर 10,000 स्टेप से भी ज़्यादा चलने का फ़ायदा देगी। उसके बाद आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, दिल की सेहत बेहतर रहेगी अगर आप ये वॉक करते हैं। अब वो लोग जिनको दिल का मसला नहीं है, बिला झिझक वो ये वॉक अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं, आपकी सेहत बेहतर हो जाए। लेकिन वो लोग स्पेसिफिकली जिनको स्टंट डल चुका है, जिनको हार्ट अटैक हो चुका है, जिनको दिल के मराज हैं, उनके लिए अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, उनकी दिल की कंडीशन वेरी कर सकती है, ये ना हो कि वो ये गलत समझ के एक्सरसाइज करें, उन्होंने कोई ना कोई उनके कंडीशन से मुखालिफ कोई चीज़ हो जाए। वो कोशिश करेंगे जिनको ऑलरेडी दिल का मसला हो गया है, उनको ये चाहिए सबसे पहले तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट की जो मेडिसिन है वो लेते रहेंगे, उस पर कोई स्किप नहीं करेंगे। ये जो हम रक्षों के पीछे देख के कोई मजूने इस्तेमाल कर लेते हैं, ये हम जो कोई टोट के इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर किसी को दिल का मसला हो गया उसे इंटरनेट से दूर हो जाना चाहिए अगर वो ज़िंदा रहना चाहता है तो।
सिर्फ और सिर्फ अपनी दवाइयों पे इत्माद करे, साथ ही साथ वो किसी अच्छे डाइटिशियन से अपना डाइट चार्ट बनाए कि लाइफस्टाइल के अंदर क्या चीज़ें ऐड करनी है, और जैसे उसकी तबीयत स्टेबल हो जाती है डॉक्टर के मशवरे से ही वॉक कर सकता है, उससे पहले नहीं करनी, क्योंकि ये रिस्क है। आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कीमती है, अगर हम टोटकों के चक्कर में ये करेंगे तो वो नुकसान होगा। जिन लोगों को दिल का मसला है वो डॉक्टर से मशवरा लें, डाइट चार्ट बनवाएं और डॉक्टर के मशवरे से वॉक शुरू कर दें। लेकिन जिनको दिल का मसला नहीं है और वो चाहते हैं कि उनकी दिल की सेहत बेहतर हो और फ्यूचर में कभी वो मसला ना हो, उनके लिए जैपनीज़ पावर वॉक है। अच्छा, अब वो क्या है, वो हम खड़े होकर अब खड़े होकर करेंगे। इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले तो कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए। आपने चलते वक्त आपके पाँव सीधे होने चाहिए। अब कई लोग गलत चलते हैं, पाँव इस तरह टेढ़े करके चलते हैं, हाँ, ये टेढ़े करके चल रहे होते हैं, ये गलत तरीका है। अच्छा। और कई लोग कंधे ऐसे झुका के चल रहे होते हैं, ये भी गलत तरीका है। कंधे बिल्कुल सीधे, पाँव बिल्कुल सीधे, पोस्चर सीधा, और जहन में ये नीयत रखनी है कि हम वर्जिश कर रहे हैं। अच्छा। हम किसी खवातीन को कहते हैं ना कि आप वॉक किया करें, मैं तो सारा दिन चलती रहती हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी उसके पीछे कभी उसके पीछे, सारा दिन चलना ये होता है। जवाब नहीं है ना? हाँ, ये वर्जिश नहीं है, ये गलत जवाब है। हदीस शरीफ है, माल का दारोमदार नियतों पर है। जब हम नियत से वर्जिश करेंगे तो उसका फायदा होगा। क्या? कमर सीधी, कंधे सीधे, पाँव सीधे। अच्छा। और आपने जब वॉक करना है ना, हाथ ये स्विंग होने चाहिए इस पोजीशन में। अच्छा। ये स्विंग होंगे जब आप इस तरह कर रहे हैं, स्विंग होने चाहिए। अब इस वॉक का तरीकाकार थीम ये है कि 3 मिनट तक आपने नॉर्मल स्पीड से चलना है, जो आम स्पीड है आपके चलने की, ये जिस तरह आम स्पीड है, और इसके लिए कोई बहुत लंबी जगह भी नहीं चाहिए। अब ये सेट के अंदर थोड़ी जगह, मैं इस पे वॉक हम ये कर सकते हैं। मगर हाथ को फैलाना है, हाथ को हिला के चलना है, कमर सीधी, हाथ हिला के 3 मिनट तक नॉर्मल स्पीड से वॉक करना है। घड़ी का टाइम देखते रहेंगे, जहां 3 मिनट खत्म हुए वहां आप सेम वॉक को स्पीड से करेंगे। वॉक वही है, लेकिन आपकी स्पीड तेज हो गई है। अब ये अल्टरनेटिव 3 मिनट तेज, 3 मिनट स्लो, फिर 3 मिनट तेज, 3 मिनट स्लो, ये जैपनीज पावर वॉक है। इससे फायदा ये होता है कि जब हम आम वॉक कर रहे होते हैं, दिल की धड़कन एक खास स्पीड से चल रही होती है। हाँ। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, पहले स्लो चलते हैं, दिल की धड़कन स्लो है, फिर तेज चलते हैं, तेज हो गई, फिर स्लो चलते हैं, फिर स्लो हो गई, फिर तेज तेज। इससे होता है ये फ्लक्चुएशंस आती हैं, आप थकते ज्यादा है, ग्राफ बनता है वो वाली ना? हाँ, और आपको सांस ज्यादा चढ़ता है, आपकी सेहत ज्यादा फायदे में रहती है। अच्छा। तो जैपनीज पावर वॉक वन ऑफ द बेस्ट वॉक है आपके दिल की सेहत को बेहतर रखने हमने के लिए। 3 मिनट जैसे आपने बताया स्लो, उसके बाद 3 मिनट ये तेज वाली। हाँ जी। भले घर में तीसरी स्पेस है, यहाँ पे भी काफी इसके अंदर अंदर भी कर सकते हैं। अच्छा। और लेकिन हाथ लाजमी हिलाते रहना ताकि ब्लड सर्कुलेशन सारे जिस्म में बेहतर ओके, हाँ, रहे, body ऑक्सीजन में। प्रॉपर अच्छा, आपके जो सारे स्टेप जिस्म हम में। ले रहे हैं फुट स्टेप भी, वो बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं ले रहे हैं? हाँ, नॉर्मल स्टेप, जितना जो आप नॉर्मल स्पीड पे जिस तरह चलते हैं। अच्छा। तो ये बड़ी ही बेहतरीन एक्सरसाइज है आपके दिल की सेहत को बेहतर रखने के लिए और आपकी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। वाह। इसके साथ साथ ये वो एक्टिविटी है कभी किसी भी टाइम आप घर में कर सकते हैं। वैसे तो एम्प्टी स्टमक करें तो ज़्यादा फायदा है, दिन में करें तो ज़्यादा फायदा है, लेकिन अगर आपको कोई टाइम नहीं मिल रहा, दरमियान में दोपहर को जोहर के बाद को टाइम मिल गया, ऑफिस से उठ कर इतनी जगह है तो वहाँ पे भी कर लें, लेकिन 30 मिनट करना है। 30 मिनट करनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। हमारे पास डॉक्टर सलमान मौजूद हैं और हमें एक्सरसाइजेज बता रहे हैं उन लोगों के लिए जो दिल के मरीज़ हैं। कॉल भी कर सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं। टेक अ ब्रेक। ओके जी, वेलकम बैक। हम आज बात कर रहे हैं जो दिल के मरीज़ लोग हैं उनके लिए कुछ एक्सरसाइजेस होनी चाहिए। उस हिसाब से डॉक्टर सलमान जो है वो हमें एक्सरसाइजेस सिखा रहे हैं। कुछ बैठी हुई भी एक्सरसाइजेस होती हैं जो अगर कोई चल नहीं सकता, एज में है, बीमार है, उनका सांस फूल रहा है, और भी दूसरे भी तो आपको पता है इश्यूज हो जाते हैं कुछ लोग, तो बैठ के भी की जा सकती है। अच्छा, वो लोग जो बुजुर्ग हैं, चल नहीं सकते, चला नहीं जाता, घुटनों में मसला है या कमर की दर्द ऐसी है कि चलने के लिए उनके लिए मुश्किल है, या कई लोग ओबीस ज़्यादा होते हैं, मोटे ज़्यादा होते हैं, उनके लिए चलने फिरने में दुश्वारी होती है, उनको घुटनों में तकलीफ ज़्यादा होती है ऐसे, तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि बैठ के भी कुछ दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं। अच्छा। इसको सीटेड कार्डियो एक्सरसाइजेस कहते हैं। अच्छा। अब जिस तरह खड़े होके हम वॉक कर रहे हैं, हम ये बैठ के करेंगे, किसी भी कंफर्टेबल जगह पे बैठ के। आप खाली पेट एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। आपने कुर्सी पे बैठना है, अब अज्यूम करना है कि हम रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। अब ये 20-20 सेकंड की वर्जिश है, 20 सेकंड बहुत कम टाइम है, आसानी से हर कोई कर सकता है। आपने इस तरह बैठ के 20 सेकंड के लिए इस पोजीशन पे वॉक करनी है, जिस तरह हम खड़े होकर नहीं भाग रहे होते, इस तरह बैठे बैठे भाग रहे हैं 20 सेकंड के लिए। इस तरह जहाँ 20 सेकंड हो गए, उसके बाद आपने क्या करना है कि ये हाथ दोनों ऐसे ऊपर की तरफ लेके आने, टांग ऐसे बाहर निकाल लेनी है बैठे बैठे, फिर हाथ नीचे, टांग इधर, ये बिल्कुल आराम से आप कर रहे हैं। गहरे गहरे सांस लेते रहना, जहाँ आपको सांस चढ़ेगा उधर आप रुक जाएंगे, सांस लेंगे। कोई अभी इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस्म आदी होगा और आप फिर करना शुरू हो जाएंगे। ये इसी के अंदर दूसरी एक्सरसाइज है। इसके अंदर तीसरी एक्सरसाइज ये है कि ये वाले स्टेप कितने? हर एक्सरसाइज को 20 सेकंड के लिए करना है। इसको भी 20 सेकंड। अब हाथ ऊपर खींचे, हाथ को ऐसे नीचे लेके आना है और लेग सीधी कर लेनी है। फिर दूसरी, ये
कोऑर्डिनेशन से करना है, बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन ये जैसे जैसे आप करेंगे बस याद आपको शुरू में 1-2 दफ़ा करना पड़ेगा, अब क्या करना है, अब क्या करना है। जैसे आपके मसल्स को आदी हो जाएंगे तो फिर आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। और आप स्पीड आप जैसी रखेंगे? स्पीड आप अपनी मर्जी से रखेंगे। ओके। अगर दिल आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आप तेज़ी से कर सकेंगे, आपको सांस कम चढ़ेगा, लेकिन अगर वीकनेस होगी तो आप फिर स्लो कर लेंगे, लेकिन करना आराम आराम से, करते वक्त दर्द नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट एक्सरसाइज ये है कि आपने इस तरह हाथ खींचने हैं, सामने रखने हैं, इन हाथों को ऐसे पीछे करना और घुटना उठा लेना है, ये ऐसे। अच्छा। बैठे बैठे कर रहे हैं, कोई भाग नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, अब बैठे बैठे हो ये रहा है। जब आप ये करेंगे आपके अपर बॉडी के मसल्स भी यूज़ हो रहे हैं, लोअर बॉडी के मसल्स भी यूज़ हो रहे हैं, और करते वक्त फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता जोर लगता है, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। ये एक्सरसाइज करनी है कि 20-20 सेकंड के लिए 4 एक्सरसाइजेज हैं। या आपने जैसे 4 एक्सरसाइज की, फिर आप सांस लें, रिलैक्स हों, 30 के सेकंड का सांस लें, उसके बाद दोबारा से करें दूसरा सेट, फिर जहाँ हो गए सांस लें, फिर दोबारा से करें। 3 से 4 आपने सेट करने हैं। शुरुआत में आपसे 3-4 सेट नहीं होते, कोई मसला नहीं, आप एक सेट करके सुबह दोपहर शाम कर लें, थकना मकसद नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आपका जिस्म आदी हो जाएंगे तो फिर आप एक ही दफ़ा में 4 सेट्स कर सकेंगे। तो आसान एक्सरसाइज हैं, 20-20 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज है कि सीटेड रह के बैठे बैठे आपको किसी भी किस्म की कंडीशन है, गर्दन में, कंधे में, घुटने में, ये आसानी से आप कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये रहेगा कि आपकी हार्ट की हेल्थ बेहतर रहेगी। वाह। अच्छा, अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दिल का कोई मर्ज़ ही नहीं है, मगर क्या हम अपने दिल को मजबूत रखने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई ऐसी एक्सरसाइजेस घर में कर सकते हैं? ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल भी, आपको पता है नौजवान जो नस्ल है उनमें बहुत मतलब देखा जाता है कि उनको दिल के जो अमराज हैं बहुत जल्दी हो जाते हैं। इतनी यंग है, 40 35 ऐसे इसमें सुनने में आ रहा होता है, ये तो यकीन ही नहीं आता। इनके लिए कोई एक्सरसाइजेज हैं? अच्छा, वो लोग, अब हम स्पेसिफिकली जिनको दिल का मसला नहीं है, हाँ। जो नौजवान लोग हैं और अपने दिल की सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं घर में रह के, हाँ। अब ख़वातीन भी मर्द भी, उनके लिए क्या बेहतरीन एक्सरसाइज है। अब ये खड़े होके होगी, क्योंकि आप नौजवान, आप खड़े होकर आराम से कर सकते हैं, कहीं जिस्म में दर्द नहीं है। आपने क्या करना है, एक कम्बिनेशन है 2 एक्सरसाइज का। अच्छा। पहली एक्सरसाइज मारूफ तरीन वर्जिश जिसको हम स्क्वाट कहते हैं, उठक बैठक कहते हैं। दूसरी एक्सरसाइज जिसको हम पुशअप कहते हैं, यानी कि डंड लगाना नीचे, ये इस पोजीशन में पुशअप कहते हैं। अच्छा। अब कई लोग इस तरह पुशअप नहीं कर सकते, हाँ। वो क्या करेंगे, घुटने इस तरह रख के, हाँ। फिर पुशअप कर लेंगे। तो ये सही है, ये ठीक है फिलहाल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मसल मजबूत होंगे, कर लेंगे। अब ये एक्सरसाइज का तरीकाकार क्या है, दिल की सेहत भी बेहतर होनी चाहिए, इससे मसल मजबूत होंगे, लेकिन हार्ट को किस तरह साथ इंगेज करना है। आपने एक पुशअप स्क्वाट की, हाँ। फौरन एक पुशअप की, ठीक है, उसके बाद 2 स्क्वाट्स की, अब 2 पुशअप्स की, ओके, फिर 3 स्क्वाट्स की, और फिर 3 पुशअप्स की। अच्छा, अब हम ये करेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता इसको 10 तक लेके जाएंगे, 10 स्क्वाट 10 पुशअप, उसके बाद 10 से आहिस्ता आहिस्ता नीचे वापस एक की तरफ आएंगे। अभी मैंने 3 की, हाँ। अब 3 से अब मैंने फर्ज करें 10 हो गई हैं, अब मैं अगली करूंगा 9, कम कर रहा हूँ, फिर 8, फिर 7, फिर 6। अब पहले दिन जब भी आप करेंगे, मैंने अभी 3-4 किया, मुझे सांस चढ़ रहा है, साथ साथ बोल रहा हूँ। हाँ। जब आप घर में करेंगे आपको बाकायदा पसीना भी आएगा और बाकायदा आप थकेंगे भी, और जहाँ आप कर रहे हैं वहाँ बाकायदा तौर पर पसीना गिर जाएगा, यानी कि इतना जोर लगता है इस एक्सरसाइज में, क्योंकि लेवल चेंज हो रहा है। तो इससे तो वैसे ओबेसिटी का जो शिकार होगा लड़का लड़की, वो भी ठीक होगा। हाँ, लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। हाँ। लड़कियां घुटने टेक के कर लें। अब इसके अंदर ये है कि शुरुआत में 10 ना करें, 10 बहुत ज़्यादा है, 5 कर लें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एम ये ज़हन में करना है कि हमने 10 तक जाना है। जैसे जैसे आप 10 तक जाके वापस आने के काबिल हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस भी बेहतर हो गई है, मस्कुलर स्ट्रेंथ भी बेहतर हो गई है। वो लोग जो शादी से पहले हर कोई चाहता है कि जी कपड़ों अच्छे लगें, फीमेल भी मेल भी, अगर वो ये वाली एक्सरसाइज शादी से 6 महीने पहले करना शुरू कर दें, वो देखें कुछ ही दिनों के अंदर अंदर, 1 से 2 मंथ के अंदर अंदर उनकी रंगत चेंज हो जाएगी, बॉडी चेंज हो जाएगी, कपड़े पहने अच्छे लगेंगे, पोस्चर बेहतर हो जाएगा। रंगत कैसे चेंज हो जाएगी? एक्सरसाइज का काम आपकी मसल की स्ट्रेंथ के अलावा ओवरऑल जिस्म के अंदर खून की सर्कुलेशन को बेहतर करना है। जब हम बुटॉक्स करते हैं, ये सारा इसलिए करते हैं कि हमारा ऑक्सीजन ब्लड फ्लो सारा स्किन के नीचे बेहतर हो जाए। तो ये एक्सरसाइज नेचुरल आपके जिस्म को डिटॉक्स करती है, टॉक्सिन्स को फ्लश करती है, और सारे जिस्म के अंदर जो सांस चल रहा है इसलिए चल रहा है कि आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही होती है एक्सरसाइज से। तो जब आपके सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती है तो वो डिटॉक्स करते हैं, हेल्दी रहते हैं और जवान रहते हैं। वाह, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, देखते हैं मॉर्निंग विद फिजा।
अच्छा, सलमान फिरोज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें एक्सरसाइजेस के बारे में बता रहे हैं और सिखा रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि हम घर बैठ के अपने दिल की उम्र को कैसे जज कर सकते हैं? अच्छा, दिल की एज को चेक करने के लिए जो सबसे बेहतरीन टूल है वो होता है VO2 मैक्स को चेक करना, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा आसान टेस्ट है, लेकिन इसके लिए आपको तकरीबन 12 मिनट के लिए वॉक करनी। हम इसके लिए घर के बैठ के तो नहीं हो सकता, इसके लिए आपको कोई ट्रैक एंड फील्ड वाली जगह पे जाना पड़ेगा, कोई इस तरह जिस तरह के वो 400 मीटर के आपके होते हैं ट्रैक्स होते हैं, इस तरह के किसी ट्रैक में जाएं, 12 मिनट का टाइम नोट करें कि 12 मिनट में आपने कितना फासला तय किया है। कूपर टेस्ट के नाम से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी गूगल पे, उसके अंदर आप अपना एज के लिहाज से वो डालेंगे मेजरमेंट के कितना फासला। कूपर टेस्ट, COOPER। अच्छा, कूपर टेस्ट, उसके अंदर आप डालेंगे, वो एग्जैक्ट बता देगा कि जी आपकी दिल की सेहत कितनी है। ये तो है कि आपको वॉक करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। एक और बड़ा आसान है क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, मैं वैसे अक्सर मरीज़ों को इस तरह चेक करवाता हूँ कि आपने आराम से किसी भी कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाना है। इसको कहते हैं बोल्ट टेस्ट, ब्लड ऑक्सीजन लेवल टेस्ट, कि दिल का काम ये है कि सारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करना। आपके खून के अंदर ऑक्सीजन कितनी बेहतर मिकदार में स्टोर हो रही है या सेल्स के अंदर कितनी बेहतर मिकदार में जा रही है, उसके लिए टेस्ट है। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को चेक करती है। आपने आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के गहरा सांस बाहर निकाल देना, सारा फेफड़े खाली कर देने। जब फेफड़े खाली हो जाएं, आपने अपने हाथ से नाक को पकड़ लेना है और टाइमर पे नोट करना है कि कितने सेकंड तक आप फेफड़े खाली करने के बावजूद सांस रोक के बैठ सकते हैं। अब जब ये करेंगे तो आपने करके ज़रा देखें खुद कितना होता है। गहरा सांस बाहर निकालें, अब सांस आपने रोक के रखना है कि कितने सेकंड तक आप सांस रोक रहे हैं। हम यहाँ एम कर रहे हैं कि आप 30 सेकंड से ज़्यादा सांस रोक सकें। अगर तो 30 सेकंड से ज़्यादा सांस रोक सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी दिल बड़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बड़े अच्छे तरीके से सारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। कई लोग 5 सेकंड तक भी नहीं रोक सकते। अच्छा, कई लोग 20 सेकंड तक भी नहीं रोक सकते। तो आपने ये देखना है कि अगर तो आपका दिल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है तो 30 सेकंड से ज़्यादा आपको रोकना चाहिए। अच्छा। अगर नहीं रोक सकते इसका मतलब है कि अब सीरियस होने की ज़रूरत है, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, वॉक, एक्सरसाइज लाजमी करें। अच्छा, तो सुनिए, ये तो अभी आप घर पे बैठ के अपना एग्जामिन कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि आपने फेफड़ों से सांस जो है ना वो सारी बाहर निकाल देनी, और जब आपके फेफड़े खाली हो जाएं तो फिर आपने 30 सेकंड से ऊपर तक सांस रोकनी। अगर आपकी सांस रुक जाती है तो फिर तो आप ठीक है, अगर नहीं है, आप 30 सेकंड तक भी सांस रोक नहीं सक रहे, तो फिर आपने डॉक्टर को दिखाना है और एक्सरसाइजेज भी करनी है। ऐसे ही है? ऐसी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आपको, वैसे तो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन ये है कि आपको एक नो हाउ हो जाती है कि मेरा दिल कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, मेरी सेहत कितनी बेहतर है। इसके अलावा कोशिश करें कि लोग वॉक किसको समझते हैं कि हम अक्सर पार्क में जाता हूँ तो वाइफ के साथ जा रहे हैं, साथ साथ बातें कर रहे हैं, साथ साथ वॉक चल रही है, जी हम आधा घंटा वॉक करते हैं। ये वॉक नहीं है। इसके लिए हम एक कहते हैं कि टॉक टेस्ट होता है कि आपने एक्सरसाइज उस वॉक को एक्सरसाइज काउंट करना है जिसमें आप साथ वाले से बात कर रहे हैं और बात करते वक्त आपको दुश्वारी हो रही है, सांस चढ़ रहा है, सही तरीके से बात नहीं हो रही। तो अगर ये है तो ये आपके मॉडरेट इंटेंसिटी की वॉक है और इसका आपको फायदा होगा। अच्छा, खाली जो ढीले ढाले हम चलते रहते हैं उस वॉक का फायदा नहीं होगा। तो जब भी आप बात करें मगर आपका सांस फूल रहा है, ऐसे अच्छा जुमला कंप्लीट नहीं हो रहा आपसे, तो ये टॉक टेस्ट है। तो अगर तो ये टॉक टेस्ट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि आपकी वॉक जो है वो बाकायदा आपको वर्जिश वाला फ़ायदा दे रही है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव नहीं आता, मतलब आपको सांस ही नहीं चढ़ रहा, वॉक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सुकून से पसीना तो आ रहा है लेकिन सांस नहीं चढ़ रहा, इसका मतलब है कि आप वॉक तो कर रहे हैं लेकिन उसका वो वाला फ़ायदा आपके दिल को नहीं हो रहा जो होना चाहिए। तो लोग जो अपने घर के बाहर गलियों में जाके वॉक करना शुरू कर देते हैं, मियाँ बीवी और बच्चों को दिखा रहे हैं हम वॉक कर रहे हैं, सेहत के लिए वॉक कर रहे हैं, वो जो हल्की हल्की वॉक है वो घर के मतलब जो थोड़े मसाइल हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, वॉक और सेहत वाली कोई सिस्टम नहीं है। वो उससे चहलकदमी हो रही है कि आप ये कह लें कि जो हमने खाया है वो हल्का फुल्का हजम हो रहा है। अच्छा, कुछ ना कुछ फायदा तो है। अच्छा, कम से कम बैठने से तो बेहतर है ना, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन उससे अगर आप स्पेसिफिक टाइम निकाल के कर रहे हैं तो क्यों ना उसका फायदा हमें एक्स्ट्रा होना चाहिए। अच्छा, ये मॉर्निंग वॉक की जितनी तारीफ सुनते आ रहे हैं हम बचपन से, हमें लोग कहते हैं जितना इफादा मॉर्निंग वॉक का है वो कहीं नहीं है। वो ग्रीनरी जाके देखो, हरियाली देखो, आंखों को ठंडक दो, ठीक है, सुबह का मौसम एंजॉय करो, ताज़ा ताज़ा सुबह उठने के साथ ही वॉक करो। लोग कहते हैं ना मस्जिद भी जाओ सुबह फजर की नमाज तो वॉक करके जाओ, इसकी इफादियत ज़रा हमें बताएं। अच्छा, दुनिया में जो सबसे बेहतरीन वर्जिश का टाइम है ना वो मॉर्निंग का ही। उसकी वजह क्या है? हम रात को जब सोते हैं, रात का खाना 8-9 बजे खाया,
हम सो गए, तकरीबन हमारे 10 घंटे 12 घंटे की फास्टिंग हो जाती है, मैदा खाली होता है। अब खाली पेट जब आप सुबह उठ के वॉक करते हैं, इसका फ़ायदा ये होता है कि अब हमारे जो वॉक के लिए जो एनर्जी जा रही है, मैदे में तो कोई खुराक है ही नहीं, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जो आपके स्टोर्ड फैट है, जो पेट के गिर्द ज़िद्दी चर्बी है, वो टूटेगी, एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होगी, आपने वॉक किया। इसके अलावा सुबह के टाइम जब हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, उस टाइम हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, कोर्टिसोल कहते हैं इस चीज़ को। ये सबसे ज़्यादा होता है, पीक पे होता है, क्योंकि सुबह सुबह स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है इसलिए कि आप एक्टिव हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, उठते हैं, सारे जिस्म को दोबारा से बूस्ट मिलता है। अब ये अगर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा रहेगा तो वो ओवरऑल मुतासिर आपकी सारी सेहत को करेगा, क्योंकि क्रोनिक स्ट्रेस, एलिवेटेड स्ट्रेस लेवल आपके लिए नुकसानदेह होता है। अब उस स्ट्रेस हार्मोन को कम करने के लिए जब सुबह उठ के हम वॉक करते हैं, 30 मिनट, आधा घंटा या 1.5 घंटा, जितना भी आप वॉक करें, उससे ये स्ट्रेस हार्मोन आहिस्ता आहिस्ता कमी की तरफ आता है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, आपके हार्मोन का बैलेंस कम बेहतरी की तरफ आता है। साथ ही साथ हमारे जिस तरह बाहर एक घड़ी चल रही है, हाथ में घड़ी, मोबाइल में घड़ी चल रही है, हमारे सेल्स के अंदर भी एक क्लॉक्स अल्लाह ने सेट की होती है, और ये क्लॉक एक्टिव होती ही तब है जब हम सुबह सोकर जब उठते हैं। जो पहली इशराक के टाइम की जो रोशनी होती है, जब लो एंगल स्लोप से हमारे ऊपर पड़ती है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे अंदर कुदरती तौर पे आपका ये हार्मोन की घड़ी बैलेंस हो जाती है, जिस्म के सेल्स की घड़ी बैलेंस हो जाती है। रात को जल्दी सोना, जल्दी उठने वाला टाइम आपका सेट हो जाता है, सेल्स एक प्रॉपर अपनी स्टेट में आ जाते हैं, बॉडी हील हो जाती है, नेचुरल हीलिंग और डिटॉक्स होती है। और जब हम घास पे चलते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, तो ये नेचुरल एक सूदिंग, काल्मिंग इफेक्ट होता है, हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है और आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एक हफ्ता आप चिल्ला समझ के ये करके देखें, फजर के टाइम उठें, इशराक के टाइम वॉक करें, नंगे पाँव थोड़ा सा घास में चलें और ग्रीनरी को देखें, सिर्फ एक हफ्ता करके देखें। एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको इतने ज़्यादा चेंजेस होंगे कि आप ये रूटीन नहीं छोड़ सकते। अब ये बंदा करके आया, उसके बाद फिर नाश्ता हमने कब करना है? नाश्ता आके करें, घर आए, नहाएं, नाश्ता करें फौरन। अब देखें, अब वॉक से, पार्क से घर आने में तो 10-15 मिनट लगेंगे। कितनी देर की हमने? आधा घंटा कम से कम। ओके, फिर हमने आते के साथ ही थोड़ा सा इंतजार किया, 10 मिनट? नहीं, आप आए, आप वॉशरूम जाएं, नहाएं, उसके बाद आके नाश्ता कर लें। अच्छा, यानी कि वॉक ख़त्म करने के बाद ऑटोमेटिकली आप घर आए हैं, नहाएंगे, वॉशरूम जाएंगे, मुंह हाथ धोएंगे, ब्रश करेंगे, फिर जैसे आप नाश्ता करेंगे तो तकरीबन आधे घंटे का टाइम तो वैसे हो जाएगा। अब नाश्ते में पराठे, नान, पूरी खा सकते हैं? हर वो चीज़ जो हेल्दी है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल ने ही तो हमारे हार्ट के लिए इतने मसाइल पैदा किए। अच्छा, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ओबिसिटी जिन ममालिक में कम है वहाँ ही दिल के अमराज कम है। जापान वगैरह में ओबिसिटी कम है, साउथ कोरिया में ओबिसिटी कम है, सिंगापुर में ओबिसिटी कम है, तो यहाँ हार्ट के मसाइल भी कम है। सलमान साहब, कुछ लोग कहते हैं मैं तो दुबला हूँ, मैं तो सब कुछ खा सकता हूँ, सोच तुम नहीं खा सकते। सामने वाले को बैठ के बोलते हैं ना, तो जो दुबला है वो कुछ भी खा सकता है? नहीं जी, वो दुबले पतले होने में इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी खाएंगे, क्योंकि हर वो चीज़ जो टॉक्सिक है, जो नुकसान दे, हम ये समझते हैं कि स्ट्रेस जो है इमोशनल स्ट्रेस है, हमें पता होता है जहर है, फिर भी हम कहते हैं आओ खा रहे होते हैं। चीनी जहर है, मीठा बहुत ज़्यादा खाना जहर है। हम समझते ये हैं कि जो स्ट्रेस है वो इमोशनल, जितने भी आपको मसाइल हैं वो स्ट्रेस है। स्ट्रेसर 3 किस्म के होते हैं, फिजिकल, केमिकल, इमोशनल। फिजिकल स्ट्रेस ये है कि आप वर्जिश नहीं करते, इमोशनल स्ट्रेस ये है कि कोई मसला हो गया, बॉस ने कुछ कह दिया, ये आपका इमोशनल स्ट्रेस है। और केमिकल स्ट्रेस ये है कि हम एक इन्वायरमेंट में है जहाँ केमिकल हमें सूंघना पड़ रहा है, हमारी स्मोक है, इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स हमारे अंदर जा रहे हैं, हम स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग आपके अंदर जा रही है। उसके अलावा जो हम खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं प्योर नहीं है, आपके परदादा जो पानी पीते थे वो ज़्यादा प्योर था, आपका प्योर नहीं है। खुराक जो हम खा रहे हैं, मैक्सिमम जितनी भी एफर्ट कर लें, हमारी खुराक उतनी बेहतर नहीं है जो हम आज से 50 साल पहले थी। तो इसलिए कोशिश ये करें कि ये जो सिंथेटिक चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये कम से कम करें, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं, नेचर की तरफ जाएं, ताकि सेहत रहे। आप थैंक यू सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपने शो आज हमें समझाया है। हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों को दिल के मसाइल नहीं है वो अपनी एक्सरसाइजेस करके अपने दिल को मजबूत करें, और जिन लोगों को मसाइल हैं वो घर बैठे नहीं, अगर किसी को स्टंट, किसी को हार्ट का इशू है तो वो बैठ के अपने आप को सेहतमंद मत बनाए और ये ना समझे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, बल्कि वो ख़राब हो जाएगा। एक्सरसाइज कीजिए, ब्रेक लीजिए। ओके जी, वेलकम बैक नाज़रीन। आज बड़ा ज़बरदस्त ये सेगमेंट है, मगर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको मिस ना कीजिएगा। हमने आम आदमी के हिसाब से बात करनी है कि हम देखें किसी के खिलाफ या कोई हमारे खिलाफ थाने में जाकर दरख्वास्त दे देता है। इस्तिगासा इज़ द राइट वर्ड, राइट? इस्तिगासा दे दिया जाता है, एक एप्लीकेशन होती है वो हमारे खिलाफ दे दी जाती है, ठीक है। अब थाने से कॉल आ जाती है कि आप पहुँचें,
आपके ख़िलाफ़ ये जो इस्तग़ासा दरख्वास्त है ये आई है और किसी बंदे ने कराई है, तो आप थाने आ जाए। अब आम आदमी को ये नहीं पता होता कि भाई मेरे ख़िलाफ़ जो है वो सिर्फ दरख्वास्त आई है या मेरे ख़िलाफ़ FIR भी हो चुकी है, अब मैं क्या करूँ उस पोजीशन पर। ठीक है, आम आदमी क्या करता है, वो उठ के चला जाता है थाने में, कि वो जाएगा थाने में तो फिर वो पुलिस जो है ना उसको फ़ौरन ऐसा पकड़ लेती है। वहाँ उसको पता चलता है मेरे पे तो FIR भी हो चुकी है, उस सिचुएशन का तो उसको पता ही नहीं होता। जो आम आदमी है उसको हमने ये बताना है कि अगर आपकी सिर्फ दरख्वास्त है थाने में तो उसके आपके क्या राइट्स हैं, अगर आपके अगेंस्ट FIR हो चुकी है तो फिर आपके क्या राइट्स हैं। क्योंकि हमें तो नहीं, मुझे आम बंदों को अगर आप नोट करें तो हमें पता ही कोई नहीं होता। आम आदमी सबसे पहले पुलिस से डर जाता है, और खुदा की कसम पुलिस डराती बहुत है। ये पाकिस्तान की पुलिस आपको डरा के रख देती है। इसी पे आज हमने डिस्कस करना है कि आम आदमी के क्या क्या राइट्स हैं, अगर ये सारी चीज़ों में से कुछ हो जाए तो वो क्या क्या कर सकता है। तो आज मुदस्सिर साही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माहिर कानून भी हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि एप्लीकेशन और FIR इस्तिग़ाज़ा इसमें क्या फ़र्क है। बड़ा मुश्किल वर्ड है कि पता नहीं कैसे बोलते हैं, इस्तिग़ाज़ा में क्या फ़र्क है। मैं इसमें ये ऐड करता चलूँ, डिफरेंस क्या है इन चीज़ों में। एक एप्लीकेशन है, एक FIR है, और एक इस्तिग़ासा कहते हैं इसको प्राइवेट कंप्लेंट, इस्तिग़ासा, अच्छा। और इसको प्राइवेट कंप्लेंट भी कहते हैं। डिफरेंस इनके अंदर ये है कि अगर तो कोई कॉमन मैन जाता है, वो समझता है कि मेरे साथ कोई ज़्यादती हो गई है, कोई क्राइम कमिट हो गया, तो वो जाएगा, जाके जनाब एक FIR से पहले या तो वो रिटर्न एप्लीकेशन मूव करेगा थाने के अंदर, या फिर वो ज़ुबानी जाके उनको बताएगा कि ये मेरे साथ जनाब मेरे राइट्स इन्फ्रिंज कर दिए गए हैं, उसने ये ज़्यादती की है मेरे साथ। एप्लीकेशन मूव कर सकता है, ज़ुबानी कह सकता है। अगर पुलिस देखे, IU देखे या SHO देखे कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है, इसकी जो बात है जो हमने सुनी है या जो एप्लीकेशन इसने मूव की है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है काबिल दस्त अंदाजी पुलिस कॉग्निजेबल, यानी ऐसा ऑफेंस जिसके अंदर पुलिस वालों को ये इख्तियार हासिल है कि किसी से परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, वो FIR दर्ज कर सकते हैं। दूसरा जो आप फरमा रही थी कि इस्तिग़ासा प्राइवेट कंप्लेंट, उसका पुलिस से ताल्लुक़ नहीं है, थाने से भी ताल्लुक़ नहीं है। उसका ताल्लुक़ है कि अगर प्राइवेट कंप्लेंट आप करते हैं, और मोस्टली हम करते हैं जब हमें पुलिस के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता कि पुलिस वाले पता नहीं इन्वेस्टिगेशन सही करेंगे, कोऑपरेट नहीं कर रहे, डर जाते हैं लोग, और पुलिस मिली हुई है, एलिगेशन लगाते हैं। उस सूरत में आपके पास ये रेमेडी मौजूद होती है कि आप इस्तिग़ासा यानी प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट के पास, जज साहब के पास। उधर जाके एक एप्लीकेशन आप मूव करते हैं लिख के कि सर ये मेरे साथ ये जुल्म, ये ज़्यादती हुई है, तो मुझे इंसाफ दिलाया जाए। हाँ। जस्ट आप जैसे पुलिस वाले के पास गए थे, उसी तरह आप मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। मैजिस्ट्रेट साहब कहते हैं ठीक है, पुलिस वाले अगर इन्वेस्टिगेशन अच्छी नहीं कर रहे, मिले हुए, मैं खुद देखता हूँ इसको, एविडेंस सारा कुछ अपने पास बुलाते हैं, और कोर्ट के अंदर ही डिसाइड हो जाता है कि आपको क्या सज़ा जज़ा मिलनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड प्राइवेट कंप्लेंट या इस्तिग़ासा। और FIR जो है दैट इज़ अनदर थिंग कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर पुलिस स्टेशन में आप एप्लीकेशन मूव करें या ज़ुबानी बताएं, उस पर फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अब सपोज़ अगर मेरे ख़िलाफ़ किसी ने झूठी दरख्वास्त दे दी, अब पुलिस वाले मुझे थाने में बुलाते हैं, अब मुझे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देखनी चाहिए, एहतियाती तदाबीर करके थाने में जाना चाहिए, उनके बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल दें। डेफिनेटली करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जैसा हमारा सिस्टम है ना, उसके अंदर होता क्या है कि एक बंदा, उसको जनाब FIR उसके अगेंस्ट हो गई है, इतनी ट्रबल उसको फेस करनी पड़ती है, वो FIR झूठी है या सच्ची है, ये एक अलहदा टॉपिक है कि वो सच्ची थी या झूठी। FIR हो जाना इट्सेल्फ, बंदा पकड़ा गया, उसको पहले तो 14 दिन तक इख्तियार हासिल है कि 14 दिन तक मैक्सिमम थाने के अंदर रखा जा सकता है। टाइम टू टाइम आप पुलिस वाला उसको पकड़ लेता है, खुदा न खास्ता अरेस्ट कर लेता है, तो फिर वो फिज़िकल रिमांड इसको कहते हैं, फिज़िकल रिमांड के ऊपर उस बंदे को थाने के अंदर रख सकता है, कैद में रख सकता है। लेकिन इसमें कानून ये कहता है कि जब भी पुलिस वाला किसी बंदे के खिलाफ FIR उसको अरेस्ट करेगा, तो उस बंदे को अरेस्ट करके पुलिस वाला 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। हर इलाके का, हर एरिया का एक मैजिस्ट्रेट, जज साहब होते हैं, उसके सामने पेश करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, बताएंगे भी कि सर हमने इसको अरेस्ट किया है, नॉलेज में लाएंगे जज साहब के, और फिर
नॉलेज में लाने के बाद रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मगर खाली दरख्वास्त होती है उसके ऊपर तो अरेस्ट नहीं कर सकते ना। नहीं लेकिन हमारी पुलिस है जी, पंजाब पुलिस है, वो कुछ भी कर सकती है। सर आप इतनी तारीफें कैसे कर लेते हैं? नहीं, पुलिस है हमारी, वो अरेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन कर किस तरह सकती है? आपको बुलाया, आप तशरीफ लाएं जी, दरख्वास्त है, दरख्वास्त को एफआईआर बनने में टाइम कितना लगता है? अच्छा, 4 लाइनें लिखनी है, वो एफआईआर बन जाएगी उसी वक्त बन जाएगी। इसलिए कभी आपके खिलाफ कोई पुलिस वाला आपको बुलाता है कि आप तशरीफ लाएं, आप फौरन चले ना जाइए। आपको खुदा ना खास्ता अरेस्ट कर लिया, आप बिहाइंड द बार होंगे कुछ तो देर फिर के। आपने आपने अपने लॉयर को भी, जैसे कुछ आपको पता है सबके अपने अपने लॉयर तो होते हैं ना, तो लॉयर को साथ लेके जाएं, अपने उसको फोन सबसे करें, पहले उससे आप मशवरा करें। अपने लॉयर, कोई ना कोई आपका जानने वाला, कोई दोस्त, कोई अजीज, उसके साथ कंसल्ट करें कि इस किस्म की एप्लीकेशन है, इसमें क्या एप्रीहेंशन है, मेरे साथ क्या कर सकते हैं, कितना हीनियस एलिगेशन है, क्या है, या फिर इसमें आप ये एहतियात कर सकते हैं आप खुद ना जाएं, किसी जानने वाले को, किसी भाई को, किसी दोस्त को आप रिक्वेस्ट करें कि इस तरह काला ही जाके पूछें तो सही कि इशू क्या है। अब वो सीरियस किस्म का ऑफेंस लगा के तो आपको जनाब 6 साल के लिए बंद रख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। पाकिस्तान यहाँ क्या नहीं हो सकता। अच्छा, थाने वाले ये नहीं बताते हैं, मतलब ये नहीं बताते कि किस चीज़ की दरख्वास्त आई है, वो ये फोन पे सिर्फ नहीं आपको कहते हैं बताएंगे। पहुंचे आपके खिलाफ दरख्वास्त आई है, हाँ, ये कहते हैं। जरा आपसे डिस्कस करना है, हाँ। तशरीफ लाइए, बड़ा मीठे से अंदाज में वो मीठे आपसे से प्यार बात- से बुलाते हैं, लेकिन जब मगर आप वो रीजन नहीं बताते। रीज़न नहीं बताते, लेकिन ऑनेस्ट पुलिस वाला होगा तो उसे बताना चाहिए। ये किसी भी एक्यूज सर का किसी की राइट है। छाती पे वहाँ पे बैज में कहीं नहीं लिखा होता उनके नाम के साथ कि Honest सलीम है। ऑनेस्ट, इम्तियाज साहब ऑनेस्ट, इसीलिए नहीं लिखा होता। आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स खुद लेने हैं। आपको जाने से पहले कुछ ना कुछ एहतियात करनी, जैसे मैंने बताया कि आप किसी को अपनी जगह किसी और को भेजें। अच्छा, एक और चीज़, जब हम जा रहे हैं ना तो आम बंदे को जब इस तरह बुला लिया है तो या पकड़ लिया है तो जब वो बुलाए तो क्या अपना मोबाइल जो है वो साथ लेके जाए? क्योंकि सबसे पहले तो मोबाइल भी जब्त करते हैं ना, आप अलाउड कस्टडी में ले लेते अगर हैं अपने, सपोज हाँ। आपके खिलाफ एफआईआर है, आप एक्यूज्ड हैं, तो फिर तो आपको वो अलाउ नहीं करेंगे। आप अब मोबाइल में लेकिन उसका सारा सिस्टम, अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है, वो उसकी प्राइवेट पिक्चर्स, उसका ईमेल, उसका डेटा, उसकी लोकेशंस, उसका सारा कुछ होता है, लेकिन उसके आप फैमिली, उसके ये बच्चे, सब कुछ होते होंगे। किसी बंदे का, किसी एक्यूज्ड, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता क्या है कि जो बंदा एक्यूज्ड है ना, हम मुलजिम और मुजरिम का फ़र्क नहीं समझते। मुलजिम इट मीन्स कि उस पर इल्ज़ाम अभी लगा है, कोर्ट के अंदर जाएगा, एविडेंस आएगी, साबित होगा मुलजिम है अभी या नहीं। अनफॉर्चुनेटली हम जिस पे इल्ज़ाम लग जाए हम समझते हैं ये मुजरिम मगर है। एविडेंस के नाम पे मोबाइल तो जब्त कर लेते हैं ना। मोबाइल उसको अलाउ नहीं होना चाहिए किसी एक्यूज़ को कि वो फ़ोन पे बातें करता रहे, या उसको लग्जरीज प्रोवाइड नहीं कर सकते पुलिस वाले, लेकिन एटलीस्ट उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इतना तो है कि वो रब्ता करे, अपने घर वालों को इन्फॉर्म करे, अपने लॉयर के साथ बात करे कि भाई इस तरह मेरे खिलाफ एफआईआर है, मुझे बिठा रहे हैं, कल को ये 24 घंटे के अंदर अंदर लेके जज साहब के पास जाएंगे तो आपने रिमांड कंटेस्ट करना है, मुझे छुड़वाना है, मेरी ज़मानत करवानी। तो अपनी चॉइस का वो एटलीस्ट अपना लॉयर कर सके, अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर सके, ये उसका फंडामेंटल राइट है जो कि आमतौर पर इन्फ्रिंज किया जाता है। किया जाना नहीं चाहिए। कानून कुछ और है लेकिन अमल दरामद नहीं होता, दैट इज समथिंग एल्स। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम ये भी पूछेंगे कि आम आदमी को ये किस तरह से पता चलेगा कि मेरे खिलाफ एफआईआर हो चुकी है या नहीं। क्या जब उसको ये मैसेज या कॉल आती है थाने से तो क्या वो ऑनलाइन ये पता करा सकता है कि मेरे खिलाफ एफआईआर हो चुकी है या नहीं, ताकि वो बाकी जो प्रिकॉशंस हैं वो कर ले। अगर एफआईआर उसको पता चल गया कि हो गई है, फिर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, उस पर बात करेंगे। ब्रेक लीजिएगा। ओके, वेलकम बैक। और हम मुदस्सिर शाही जो लॉयर हैं उनसे पूछ रहे हैं कि आम आदमी को किस तरीके से पता चलेगा कि मेरे ख़िलाफ़ एफआईआर हो गई। ऑनलाइन कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ से वो पता लगा सकता है जब उसको कॉल आती है कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना किसी ने दी, आप आ जाएँ, किस तरीके से पता चलेगा? पता चल सकता है, पहले तो नहीं, पहले तो बहुत बड़ा रिस्क होता था कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर आपको पता नहीं है, आप जाते हैं वो बिठा लेते हैं, बिठाते नहीं है बल्कि वो आपको तो हवालात में बंद कर देते हैं। लेकिन आजकल कुछ थोड़ी सी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वो ये है पंजाब के अंदर, बाकी सूबों के अंदर भी होगा लेकिन पंजाब के अंदर उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन एक दे दिया। आप उस मोबाइल एप्लीकेशन, उसका नाम गालिबन है पंजाब पुलिस मोबाइल ऐप, उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप उस एप्लीकेशन को उधर अपना आईडी कार्ड नंबर लिखें तो आपके सामने आपका रिकॉर्ड आ जाएगा, आपके खिलाफ कितनी एफआईआर्स हैं, कौन सी हैं। एफआईआर की कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं उधर से।
तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। यानी तो ये जो है ये फौरन से अपलोड हो जाती है कि बंदा चेक कर सकता है? फ़ौरन आप एप्लीकेशन आपके हाथ में, मोबाइल है, आपने जनाब अपना आईडी कार्ड नंबर उसके अंदर टाइप करना है, फ़ौरन आपके पास। अच्छा, अब ये जो एफआईआर है उसके पीछे फिर तो रीजन सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा ना, सब कुछ आ किसने कराई है, कौन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, वो बंदा जाने से पहले वो सारी चीज़ें देख सकता है। ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है, मुझे क्या क्या इसमें करना चाहिए, मुझे बेल करवानी चाहिए, अपनी प्रिकॉशंस कुछ जो बंदा ले सकता है। मिसाल के तौर पे मुझे पता चला है मोबाइल से मैंने निकाला है तो ऊपर लिखा हुआ है कि जनाब 302 की एफआईआर है इसके खिलाफ, या 489F चेक बाउंस हो गया आपने जो इशू किया था। तो मेरा काम है फौरी तौर पर अपने लॉयर से रब्ता करके तो थाने जाने से पहले मैं वकील साहब के पास जाऊँ, उनसे कहूँ कि मेरी प्री अरेस्ट, क्योंकि हीनियस ऑफेंस है तो मुझे जनाब प्रोटेक्शन चाहिए। वकील साहब आपकी प्री अरेस्ट बेल मूव करेंगे कोर्ट के अंदर, फौरी तौर पर उसी दिन उसी वक्त आपको ग्रांट कर दी जाएगी, आपकी प्रोटेक्शन होगी। अब आप थाने में जाएं, बार बार जाएं, आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकेगा एटलीस्ट। अब सपोज मुझे ये पता है कि मेरे खिलाफ जो है ना एफआईआर झूठी जो है वो दर्ज कर दी गई है, अब जैसे ही पता चल जाए मुझे ऑनलाइन तो मैं थाने में, इसका मतलब है कि ना जाऊँ? नो, नॉट एट ऑल, आपको कभी भी थाने में नहीं जाना चाहिए। आपके लिए बहुत बड़ी ट्रबल हो जाएगी ना, आपको अरेस्ट कर लिया उन्होंने, उसके बाद फिर आप पोस्ट अरेस्ट बेल करवानी पड़ती है, ज़मानत बाद गिरफ्तारी करवाना डिफ़िकल्ट है। उसके लिए पेशी पे पेशी 2-4 तरीक़ें पड़ जाएं तो आप तो बिहाइंड दी बाहर रहेंगे। आपको एक सेकंड के लिए भी अनड्यू नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर आपको अरेस्ट कर लिया तो आपके लिए तो बड़ी परेशानी का सामना करना समटाइम्स तो पड़ेगा। आपको पता ही नहीं होता, आप घर पे सोए पड़े होते हैं तो ये पता चलता है जो बेल है वो जो बजी है, या फिर सीढ़ियाँ रख के जो अंदर कूद गए, या फिर बाहर जो मोबाइल पुलिस खड़ी है वो आपको पकड़ने के लिए आई है और आपको ले जाती है। फिर आप क्या सिचुएशन करनी है? सिचुएशन इसमें ये 90% केसेस के अंदर ये इलीगल है। पुलिस का काम है कि अगर उसने सर्च करना है ना, आपकी प्राइवेसी है, आपका आईनी हक है कि आप अगर अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर आप आराम कर रहे हो, अपने घर में फैमिली के साथ हो, तो पुलिस का ये काम नहीं है कि बाउंड्री फलांग के वो अंदर चली जाए, ये इलीगल है। पुलिस का काम है सर्च वारंट लेगा, सर्च वारंट लेने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन होगी, आपको पता होगा कि रीज़न क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, आजकल क्या हो रहा है, विद आउट सर्च वारंट वो आपके घर, आपको पता भी नहीं, ख्याल भी और नहीं। दूसरा देखिए ना, मर्द कैसे औरतों को मार रहा है, थप्पड़ कैसी किसी ये वीडियो भी सामने illegal आती है, है। घर के Again, अंदर घुस के बालों से खींच रहा है, ऊपर छत से नीचे ला रहा है, पूरा मोहल्ला देख रहा है, किसी से डर खौफ कुछ नहीं है उनको। कभी भी ऐसा हो ना कि किसी फीमेल के बारे में आपको कोई एप्लीकेशन मौसूल हो गया, एफआईआर हो गई है, तो फीमेल को आप अरेस्ट करने के लिए जा ही नहीं सकते जब तक आपके साथ लेडी कांस्टेबल ना हो। और Female- लेडी थी कांस्टेबल, मगर मर्द मारे जा रहे हैं, वो थानेदार मारे जा रहे हैं। Lawlessness। हमारे पास जी। अच्छा, अब एक और, अब मेरे खिलाफ सपोज झूठी गिरफ्तार की जो एफआईआर है वो हो गई है, ठीक है ना, अब मैं अरेस्ट भी हो गई, अब मैंने कॉन्टेस्ट किया उसको, अब वो झूठी थी, अब जिसने मेरे खिलाफ ये दरख्वास्त दी है मैं क्या कर सकती हूँ उसके खिलाफ? आपके पास 2 रेमेडीज़ हैं। उसने यानी बेगुनाह बंदे को पकड़ के किसी वजह से, पुलिस वाले उनके जनाब दोस्त थे या असर रसूख वाला आदमी था, बड़े चौधरी साहब हैं, तो उन्होंने मरासम थे उनके काफ़ी सारे, उन्होंने झूठी एफआईआर हमें सफ़र करना पड़ा। 2 ऑप्शंस आपके पास मौजूद है, दोनों बेल करनी चाहिए। नंबर 1, आप बरी हो जाती हो, आपको पता चला है कि एफआईआर है, आपने साबित कर दी ये तो झूठी है, एलिगेशंस जितने भी हैं। आपका काम है थाने में कार्रवाई के लिए आप कहें कि 182 की कार्रवाई, कलंदरा भी इसे कहते हैं, 182 की कार्रवाई ये होती है कि अगर कोई बंदा फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप सरकारी अदारा है, एक पुलिस डिपार्टमेंट है, आप उसको मिसयूज़ कर रहे हो, गलत इन्फॉर्मेशन दे के उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो, उनकी लेबर सारा कुछ आपने मिसयूज़ किया, 182 की कार्रवाई होगी, उस बंदे को सज़ा होगी, वो जेल जाएगा। दूसरी चीज़ आपके पास ये रेमेडी अवेलेबल है कि आपने जो सफ़र किया है, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपके बच्चे सफ़र कर रहे हैं, आपको ह्यूमिलेशन हुई है सोसाइटी के अंदर, तो आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं डैमेजेस के लिए कि मेरी रिप्यूट को डैमेज किया है, ज़हनी टॉर्चर इसने कर दिया मुझे, मेरा फैमिली में कितनी डिस्टर्बेंस, मुझे वकील करना पड़ा है। और हर्जाना कितना होगा, कितने हर्जाने का दावा हो सकता है? उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी, बंदा एक रेडी वाला है वो कहता है मेरी इज़्ज़त ख़राब हो गई है, उसकी इज़्ज़त क्वाइट पॉसिबल कि ख़राबी का वो कह सकता है कि ह्यूमिलेशन हुई है। चंद लोग उसको जानते थे ना, तो वो कहते हैं मुझे 10 लाख रुपया दिलाया जाए, मेरे पे आप पे कोई बंदा कर लेते हैं, हम कहते हैं मुझे तो लाखों लोग जानते हैं, ह्यूमिलेशन ज़्यादा हुई है, मुझे तो 10 करोड़ दिलाएं आप। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कर सकते हैं।
जैसा आपका स्टेटस है उसके फिर क्या मुताबिक। वाकई अदालत उनको वो पैसे दिलवाती है? सवाल ये बनता है। कानून यही है कि दिलवाने चाहिए कोर्ट को, लेकिन कोर्ट दिलवाती है। ज़रूरी नहीं कि हम जो सूट फाइल करते हैं हम कहते हैं कि मुझे 10 करोड़ और वो 10 करोड़ ही दिला दे, ऐसा नहीं, दिलाए जाते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ पे एक केस में पढ़ रहा था, एक फ़ीमेल उसने चाय का कप लिया जनाब, कॉफ़ी ली या चाय लिया, उसका लिड ऊपर था, वो सही तरह से बंद नहीं हुआ, गाड़ी में बैठने लगी, गिर गई, उसका हाथ जल गया। उसने जाके सूट फाइल किया और उसको पता नहीं कितने करोड़ रुपया, पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, कितने करोड़ रुपया उसको हर्जाना दिलाया कोर्ट ने कि भाई आपकी नेग्लिजेंस, कंपनी की नेग्लिजेंस की वजह से उसका हाथ जला है। तो ये थोड़ा सा कॉफ़ी गिर जाए तो करोड़ों रुपया दिलाया जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपकी कॉफ़ी गिर जाए, बंदे गिर जाएं, उनके हाथ कट जाए, तो शायद वो उतना एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन कानून पाकिस्तान के अंदर भी सेम मौजूद है कि आप सूट कर सकते हैं, आप सूट फाइल कर सकते हैं, डैमेजेस दिलाए भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं दिलाए जाते। पॉसिबल है कि आपने 10 करोड़ का दावा किया है और आपको जनाब वो 1 करोड़ दिला दें, 50 लाख दिला दें, तो दिलाए भी जाते और ये दिलाए कब तक जाते हैं? हैं। ये इसके 1 लिए साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल या 4-5 दिन में मिल जाता देखिए है इसमें जो हमारा फैसले की मुद्दत क्या है? हरार मुद्दत कोई स्पेसिफाइड नहीं है। क्वाइट पॉसिबल कि अगर जैसा बड़े एक्टिव हैं, कोई उनका जी चाह रहा है कि यार जुल्म हुआ है, तो जैसा थोड़े से एक्टिव हो जाएं तो वो इसका 6 माह के अंदर फैसला कर सकते हैं। लेकिन इट डजंट मीन कि 6 माह के अंदर जैसा आपने फैसला किया तो आपको वो अगला बंदा का ये पैसे पकड़, अगला बंदा भी ज़ाहिर सर ये तो बड़ी बात है, एक्टिव होके भी 6 महीने में जज साहब फैसला दे रहे हैं। सिस्टम है ना, सिस्टम के अंदर एक तो जज ही नहीं है, देखिए, मैं फैसले के लिए ना, जज भी तो लेकर आ रहे हैं, किराए का जज लेके आएंगे क्या आप? देखिए फिजा, इसके अंदर होता ही है कि सिर्फ हम जज को ब्लेम नहीं कर सकते। आप हैं एक पार्टी, एक मैं हूँ, हमारी लिटिगेशन चल रही है, जज साहब बैठे हुए हैं, जनाब जज साहब ने फैसला करना है, मैंने केस फाइल किया, मेरे सिर्फ सुन के जज साहब ने फैसला नहीं करना, जज साहब ने दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी। आप पेश ही नहीं होती, आपके वकील साहब आते हैं, तारीख ले लेते हैं, वो जी मेरे चाचा की डेथ हो गई है, मैं नहीं आ सकता, क्या करेंगे? फिर इसका कोई लॉ होना चाहिए ना, इसका भी तो कोई कानून होना चाहिए ना। आजकल मैं पढ़ रहा था कि जुडिशियल पॉलिसी जो लेटेस्ट आई है ना, उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि विद इन 6 मंथ, विद इन 1 ईयर आप इसको डिसाइड करें। मुदस्सिर साहब एक ब्रेकिंग है, उसके बाद मिलते हैं। ओके जी, हम मोस्टली ये देखते हैं कि अगर पुलिस ने किसी के साथ कोई ख़ारबाजी निकालनी हो ना, कुछ बुरा करना हो, वो नाके पर रोकते हैं, भाई रुकना, वहाँ पे रोक के इसके ऊपर कहेंगे कि इतनी किलो चर्च की गाड़ी में डाल दो, और बरामद करवा भी लेते हैं, हालांकि उसकी गाड़ी में चर्च होती कोई नहीं है। अब वो बंदा फंस गया, झूठा फंस गया, क्योंकि ये तो पुलिस वाले ने अपनी कार में कर दिया। अब पुलिस वाले तो लाके सबूत भी पेश कर देते हैं, अच्छा उसकी गाड़ी से निकाले ना निकाले, जाके थाने में दे देंगे ये चर्च उसकी गाड़ी से निकली थी। अब वो क्या करे, आम आदमी को बड़ी तकलीफ है इस बात पे भी। होता है, ये ऐसे केसेस हमारे इल्म में भी हैं, चलते भी हैं। बिलखसूस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी हो ना, अपोनेंट पार्टी का कोई बंदा है तो उसको पकड़ के चर्च रखो और निकालो, बरामद हो गई है, लेकिन एट द एंड उसमें बंदा बरी ही होता है। हमारा कानून की आंखों पे आपने देखा है पट्टी बंदी होती है, लेकिन इतनी भी नहीं बंदी होती कि बिल्कुल ही लॉलेसनेस हो गई है। एट द एंड जब वो इन्वेस्टिगेशन करता है ना, तो आपके वकील साहब, आप वकील साहब की सर्विसेज लेते हैं, तो वकील साहब फिर उस पर बाकायदा तौर पे क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। जो बंदा एलिगेशन लगा रहा है, जो कह रहा है कि मैंने जनाब इतनी चर्च बरामद किया, आपको पता है कि कभी कोई रेड करता है पुलिस वाला, आपसे कोई चीज़ बरामद करता है, आपके घर में आ गया, जी चर्च निकल आई है आपसे, तो वो असला बरामद हो गया, तो इसका पकड़ा कैसे जाता है पुलिस वाला? थाने के अंदर जाएं, थाने के अंदर रजिस्टर होता है, रजिस्टर रोज़नामचा। इट मीन्स कि उसके अंदर जब भी आपने थाने से बाहर निकलना है, किसी एम्प्लॉय ने, तो उसका काम है उसके अंदर लिखे कि जनाब मैं फ़लाँ जगह पे रेड करने जा रहा हूँ। लेकिन क्योंकि ये जो रेड इलीगली करनी होती है, कहानी एक स्टोरी घड़नी होती है, तो वो क्या करते हैं, जो भी लिखते हैं ना, वो अपने ऑफिस के अंदर बैठ के टेबल के ऊपर लिख देते हैं, मैं गया, ये किया, वो किया, भाग गया, मैंने पकड़ लिया, तो ये स्टोरीज़ बनाते हैं। जब वकील साहब के पास आते हैं ना ऐसे करप्ट किस्म के पुलिस वाले, तो फिर वो क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। वकील साहब ने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है ना, उन्हें पूछना है, आप बताओ, आप गए थे, आपने रेड किया था, रजिस्टर के अंदर आपने लिखा था
फ़लाँ टाइम फ़लाँ दिन कि मैं जा रहा हूँ ये रिकवरी करने के लिए, वो झूठा पड़ जाएगा। लिखा तो होता नहीं है, वो रजिस्टर तो खाली था, उसके अंदर तो उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो कहीं ना कहीं झूठ के पैर नहीं होते, कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाता है, तो फिर ऐसा एक्यूज्ड उसको रिलीफ मिलता है। अदरवाइज़ तो इसकी पनिशमेंट ही बहुत ज़्यादा है। क्या पनिशमेंट है? डेथ सेंटेंस हो सकती है किसी बंदे को, जिससे आप हेरोइन डाल दो उसके ऊपर ढेर सारी, तो उसको तो सज़ाए मौत हो सकती है। लेकिन आम तौर पे नहीं होती झूठे केसेस में। आखिर जजेस भी बैठे हुए हैं, एक जज, फिर उसके बाद अपील, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक आपके पास फोरम अवेलेबल हैं कि जहाँ पे आप कोशिश कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि ये गलत है। तो जज आखिर सारी इन्वेस्टिगेशन, सारी फाइल देख के कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाता है कि झूठा केस। अच्छा, अब हम किसी केस में फंसे हैं और वहाँ से बरी भी हो गए, मगर क्या अब सारी ज़िंदगी हमारे रिकॉर्ड में वो FIR आती रहेगी बार ये बार? आजकल बड़ा बर्निंग इशू है कि ऐसा ही है जैसा आप कह रही हैं कि एक दफ़ा केस हो गया, काइट फ्लाइंग में छोटा सा केस उस पर बन गया, कोई ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन कर ली, तो वो सारी ज़िंदगी के लिए जब करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है तो पुलिस वाले कहते हैं जनाब इस पर एक FIR फ़लाँ वक्त में हुई थी। अब ये फ़लाँ FIR सारी ज़िंदगी के लिए टैग लग गया, अगरचे उस आजकल तो ट्रैफिक वार्डन भी हर बंदे के खिलाफ FIR देते कर रहे हैं FIR, और वो सारी ज़िंदगी के लिए टैग लग गया। बंदा ट्रैवल कर रहा है, उसने कोई जॉब करनी है, यंग लड़के हैं बेचारे, FSC BSc के स्टूडेंट हैं, उनके ऊपर FIR। और देखिए, एक अच्छा सिटीजन जो है बड़ी अच्छी लाइफ, साफ सुथरी लाइफ गुजारता है और अपना अच्छा रिकॉर्ड बनाने के लिए बड़ा काम, बड़ी एफर्ट करता है। एक अच्छा शहरी बड़ी मेहनत करता है अपने अच्छे रिकॉर्ड के लिए, मगर अगर कोई इस तरीके के खेपर डाल के ना किसी के रिकॉर्ड को ख़राब कर दे, बड़ा डैमेज है भाई मेंटली। लेकिन आजकल ये बड़ी खुश आइंद बात है कि जो हमारे जस्टिस है ना, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 2-3 जजमेंट्स ऐसी आ चुकी हैं, उन्होंने कहा ये ड्रामा बंद होना चाहिए कि एक बंदा उस पर FIR झूठी हो गई, उसके बाद वो बरी हो गया, आप उसके करैक्टर सर्टिफिकेट पे वो स्टिग्मा सा क्यों देते हो कि एक दफ़ा हुआ था, इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं है, लेकिन हुआ था। भाई हुआ भी क्यों था? जब वो इनोसेंट डिक्लेयर हो गया कोर्ट ऑफ लॉ में जाके, तो वो क्लियर हो गया, अब उसका करैक्टर सर्टिफिकेट भी क्लियर होना चाहिए। तो आजकल लेजिस्लेशन इस पे होनी चाहिए कि बिल्कुल क्लियर, लेकिन जजमेंट्स आ चुकी हैं कोर्ट्स की, जस्टिस साहिबान ने दी हैं इस पे कि उसका करैक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो झूठी FIRs की वजह से किसी केस में पकड़ा गया था लेकिन बाद में इनोसेंट डिक्लेयर हो गया, बरी हो गया, तो उस पर ये स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। मुदस्सिर साहब, बड़ा गाइड किया आपने हमें, आम शहरी को, जो हम डरे हुए लोग होते हैं ना, हमें डराया भी जाता है पुलिस की तरफ से, तो हमें बड़ी अच्छी तरीके से आपने समझा दिया कि किस तरीके से जब हमें कॉल आए एप्लीकेशन की वजह से, तो हमने पहले चेक करना है ऑनलाइन कि हमारे ख़िलाफ़ कोई FIR तो नहीं हुई है, और उसके बाद हमने वहाँ जाकर कोई बयान नहीं देना, और कोशिश करना अगर FIR है तो आपने नहीं जाना, आपने अपने जो लॉयर है उसको फ़ौरन मिलना है और उससे अपना केस डिस्कस करना है, ठीक है? और ना आप गए, वो कहते हैं ना, गई भैंस पानी में, फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ब्रेक। इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग है एक हमारे पास, और वो हम यहाँ पे अभी माइनस कर रहे हैं, मगर आप लगाएं, टेप लगाएं। हमने उसको टेप लगा के इन करना है क्योंकि उसमें थोड़ा सा मसला है पेंटिंग में। ओके, हम आपको बताते हैं, ये जो आपको खूबसूरत मेरे इर्द गिर्द ज़रा दिखाएं, फ्रेम खोल के पेंटिंग्स जो दिख रही हैं, जिसकी वजह से फिर ये पूरा सेट खूबसूरत लग रहा है, मैं भी खूबसूरत लग रही हूँ। वो बनाई है इम्तियाज़ साहब ने, बड़ी खूबसूरत पेंटिंग करते हैं, बड़े खूबसूरत इंसान है। आइए जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? अच्छा इम्तियाज़ भाई, क्या खूबसूरत तख्लीक करते हैं चीज़ों को, इतना प्यारा प्यारा आप इसको रंगों में भर देते। मैं बताऊँ, भाईजान जो है ना ट्रैफिक वार्डन भी है, इनकी जो है ना खिदमात है माशाल्लाह से ट्रैफिक पे, मगर उसके बावजूद इनकी जो तख्लीक है वो कितनी खूबसूरत है, वसी है, कितनी सोच प्यारी है इनकी। इनकी एक्टिविटीज़ जो है इसको बड़ा पजीराई की ज़रूरत है, इसलिए हमने आज इनको यहाँ पे मधु किया है। 15 साल से ज़्यादा इनको टाइम हो गया है जिसमें ये इस आर्ट के शोबे से जो है जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं इस हवाले से कि किस तरीके से आप इसको लेके चलते हैं, कैसे शौक़ पैदा हुआ, पता कैसे चला कि आप तो ट्रैफिक वार्डन है मगर उसके बावजूद आप ये फ़न जो है ये कैसे लेके चलते हैं अपने साथ? जो आर्टिस्ट होता है, मैं समझता हूँ वो बाई बर्थ आर्टिस्ट होता है, और मुझे बहुत पहले पता था, मैं जब 8-9th क्लास में था तब भी मैं ये करता था और बहुत अच्छी पेंटिंग करता था। सीखे क्या? सीखा इस तरह से नहीं, मैं कहता हूँ कि जो आर्ट होता है सीखने से बहुत, आप भी आर्टिस्ट हैं, आपको पता है
कि आपको जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, आर्ट कॉलेजेस हैं, वो आपको टेक्निक्स बताते हैं, लेकिन जो तख़य्युलात हैं और उसके अंदर से नई जिद्दत है वो वही कर सकता है जो आर्टिस्ट है। अच्छा, मैं जाती थी पेंटिंग जब सीखने के लिए, तो मुझे ना 6-5 महीने तो उन्होंने बस अंडा बनाओ, वो जो चेहरे का अंडा बनाते हैं उस अंडे के ऊपर बड़ी प्रैक्टिस करवाई है। बाकी फिर चीज़ें मुश्किल नहीं थी, मगर वो अंडे पे पेंटिंग में इतनी प्रैक्टिस क्यों चाहिए होती है? सर्कल में चूँकि आपकी चीज़ें जो चलती हैं सारी, वो दो चीज़ें आपको, मैं समझता हूँ बेसिकली एज बीइंग आर्टिस्ट, और मैं NCS में पढ़ा भी हूँ, और मैं समझता हूँ दो चीज़ें आपकी आर्ट के अंदर जिनके ऊपर आपकी ग्रिप अगर है तो आप ड्राइंग और पेंटिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं। वो है एक आपकी लाइन और एक आपका सर्कल। अच्छा, लाइन और सर्कल के ऊपर आपकी जितनी एक्यूरेसी होगी उतनी अच्छी आप ड्राइंग बना सकते हैं। अगर आप ये वाली सारी मेरी पेंटिंग्स देखेंगे या कोई भी पेंटिंग आप देखेंगे तो वो लाइन और सर्कल के गिर्द ही घूमती हैं सारी। आप उसी के अंदर से नई तख़य्युलात बनाते हैं, नई चीज़ें आप ड्राइंग बना सकते हैं, और उसके बाद पेंटिंग का जो है वो आगे जाके पेंटिंग में भी फिर इसी तरह से कन्वर्ट होता है। तो मैं शुरू से, मैम वो पीछे आते हैं दोबारा फिर, कि शुरू से मुझे शौक़ था, पहले मैं करता था, बचपन से मेरे अंदर आर्टिस्ट था, और फिर करते करते क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये वाला है कि यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि आर्ट के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा। एज आर्टिस्ट आप कुछ नहीं कमा सकते, ज़्यादा आप कमा नहीं सकते, या आप क्या बन जाएंगे आर्टिस्ट करके, पैसे कहाँ से कमाएंगे, आपका रोज़ी रोटी कहाँ से आएगी, ये इस तरह का कंसेप्ट है एक। और तो इसलिए फिर मैंने प्रोफेशनल एक एजुकेशन ली, ग्रेजुएशन मास्टर किया, और उसको पुलिस के अंदर आ गया PPSC के थ्रू, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। और वहाँ से फिर जो है वहाँ पे हुआ ये कि जब हमारे ये जो अभी IG साहब हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, ये हमारे CTO तब थे 2012 के अंदर। तो इन्होंने एक हमारा पेंटिंग कंपटीशन इस तरह का एक असाइनमेंट बनवाई, तो वो मैंने असाइनमेंट इतनी अच्छी बनाई, उसके फ्रंट पेज के ऊपर मैंने बड़ी अच्छी पेंटिंग की, क्योंकि तब भी मैं पेंटिंग करता था। तो उन्होंने तभी भांप लिया कि यार आप तो बड़ा अच्छा आर्ट करते हो। तो फिर मैंने सर को तब 2012 के अंदर मैंने पेंटिंग्स बना के दी थी, और उसी बेस पे अब जो 2021-22 में 20 में जब वो IG बने हैं तो उन्होंने फिर मुझे बुला लिया। उन्होंने कहा कि हाँ जी आप बड़ी पेंटिंग अच्छी करते हैं, तो आप आए ज़रा पेंटिंग अब दिखाएं अपनी स्किल। मगर ये बात बड़ी बात है कि IG पंजाब हैं वो डॉक्टर उस्मान साहब, और उसके बावजूद उन्होंने आपके काम को सराहा, आपको चुना। बिल्कुल, ये इसमें मैं समझता हूँ वार्डन भी थे, फिर भी आपके देखे काम को सपोर्ट किया, आपको आगे बढ़ा बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ वो हर उस इंसान को सपोर्ट करते हैं जिसमें जो स्किल है। तो आपको सीखने में आपके जो इंस्टीट्यूट है उधर भी सपोर्ट किया? बिल्कुल सर, मैं उसमें वहाँ पे उन्होंने मुझे बाकायदा 1 साल का डिप्लोमा करवाया इसके अंदर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से, और इन्हीं पेंटिंग्स के ऊपर मुझे वहाँ से गोल्ड मेडल मिला। फिर और उसके आपको पैसे नहीं देने पड़े? ऑब्वियसली हमारे डिपार्टमेंट के अंदर एक अपग्रेडेशन कोर्सेज होते हैं। हाँ। किसी भी डिपार्टमेंट में इस तरह की होती हैं स्किल के, जो बंदा जिस स्किल में इम्प्रूवमेंट करना चाहता है और आगे आके फिर डिपार्टमेंट को सर्व करना चाहता है, उसके ऊपर डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट करता है और आपको आगे अपग्रेडेशन के लिए कोर्सेज भी करवाता है। इवन बाहर मुल्क भी लोग जाते हैं, हमारे बहुत सारे अफसरान हैं बाहर मुल्क से जाके वहाँ से डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, IT के अंदर और बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके अंदर जाके वो सीखते हैं और वापस आके डिपार्टमेंट को सर्व करते हैं। अच्छा, मुझे डॉक्टर उस्मान का इंटरव्यू करने का बड़ा शौक़ है। जहाँ तक मैंने उनको सुना है, देखा है, पढ़ा है उनके बारे में ना, मुझे उनसे खुद मिलने का भी, और उनके बारे में उनकी जो सोच है जो कि बाकी पुलिस वालों से डिफरेंट है। क्योंकि देखें ना, पुलिस के महकमे को गंदा कर दिया लोगों ने, सफ़ेद को वाइट, वाइट को काला, ये सब मिक्स करके पता नहीं क्या गेम अपनी चलाते रहते हैं सिर्फ अपनी मालो दौलत के लिए। बट डॉक्टर उस्मान साहब की मैंने बड़ी अच्छी जो है ना कोशिशें देखी हैं आवाम के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। इनका मुझे इंटरव्यू करने का शौक़ है। और आपको ये रील मिलती है ना, तो आपने आने मेरे शो पे इधर बैठने मेरे पास। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे हैं और बड़े अच्छे इंसान भी। इंशाल्लाह मैडम, आपने फिजा के शो पे जाना है, पर्सनल मैसेज पहुंच जाएगा। पेंटिंग के बारे में थोड़ा बता दें, टाइम ना खत्म हो जाए। इसमें क्या आपने सोचा? मैम, इसमें ये मेरा एक ओरिजिनल आर्टवर्क्स है मेरे, जो कि मैं जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में सेल करके और इसको मैं डोनेट करता हूँ अपने जो शोहदा हैं हमारे, उनकी फैमिलीज़ के लिए। और नंबर 2, ये वाले जो मेरे 3 आर्टवर्क जो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, ये मैं स्पेशली डोनेट करूँगा। मैं समझता हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर KP में और सवात के अंदर जो एक सैलाब आया है पिछले दिनों में, तो वहाँ पे बड़ी हालत ख़राब है, वहाँ पे लोग जो जिस तरह से हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये वाली मेरी 3 पेंटिंग्स जो हैं, इनकी प्राइस जो है वहाँ पे मैंने जितनी भी लगाई हुई है इंटरनेशनल मार्केट में, और इंशाल्लाह ये सेल भी हो जाएंगी। ये तीनों मैम, ये तकरीबन
ये है $1200 की है सिर्फ। $1200 की, मैं तो कहती हूँ $20,000 की बिके। हाँ, तो वो हमारे जो भाई बिल्कुल हैं ना, बिल्कुल उनको अभी हमारे सपोर्ट की जरूरत है ना, खाना है ना, पानी है ना, रज़ाई है, ठंड भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल। तकलीफ है अभी उधर। और वो ये मैम ये है $750 की है ये। वाह, और इसी तरह से ये भी 750 की है। ये कोई एक ही इनका साइज़ है और एक ही इनकी डिमेंशन है। और इनके पीछे मैंने पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है, पूरी एक डिटेल्स है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जब एज आ आर्टिस्ट आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ पेंटिंग नहीं चाहिए होती, उसके पीछे पूरा हिस्ट्री एंड स्टोरी और उसका बैकग्राउंड, That's वो it. पूरी लाइन। अच्छा, ये जो पेंटिंग आपने बनाई है, इसके बालों में से ना रंग और करंट निकल रहे हैं, ये क्या है? इमेजिनरी वर्ल्ड? मैम ये असल में मेरी सीरीज़ है, ये है फीमेल मेडिटेशन सीरीज़। अच्छा, और मेडिटेशन के अंदर जो एक सीरीज़ का एक थीम है, उसके अंदर ये है कि जैसे एक शेर है, हुस्ने वो एक है ना शेर के, हुस्ने ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, ये उसकी अक्कासी करते हैं। वाह। और एक पेंटिंग आप जो लेकर आए हैं, जो सरप्राइज अभी बन रही है, मैं वो भी दिखाना चाहूँगी। बेटा हमजा दिखाइएगा लाके। इसमें एक, चूँकि ये तो एक इमेजिनरी तस्वीरें हैं ना, ये वाली सारी, हाँ। लेकिन ये वाली इमेजिनरी नहीं है, ये आपकी है। लाइन और में अपने हाथ में पकड़ लूँ? जी जी, श्योर श्योर। मैं दिखाती हूँ। ओके जी, इसमें ये भी इसी तरह से इन्हीं सीरीज के अंदर ही एक सीरीज आपकी भी इसमें है। इसमें ये मैं भी काम बन रही है। ये भी बन रही है। इसके ऊपर फेस के ऊपर और बालों के ऊपर अभी, और पीछे इसके बैकग्राउंड पे सारा काम करना है। इसके ऊपर भी अभी आपके सिल्वर लीफ लगेंगे पीछे, और सिल्वर लीफ है आपका यूनिवर्स, ये सारा ये सारा सिल्वर लीफ है। और उसके बाद चूंकि ये वाली जैसे पेंटिंग आप देखेंगे तो आपको लग रहा है कि इसके गिर्द जो है ये नेचर इसके गिर्द घूम रही है। हाँ। और वो मेडिटेशन में है, वो सुकून है, पुरसुकून है, और वो नेचर के गिर्द घूम रही है। इसी तरह से आपका भी जो बनेगा ना, आपके गिर्द भी आपका जो एक आपका है शौक है, हैबिट्स हैं, और वो जो आपकी सारी चीजें हैं वो आपके गिर्द जो है आपकी सर्कल, तो मुझे और आपके मुझे और आपके जो समझ आ गया कि मेरी क्या इमेजिनरी है, क्या सोच है, कैसी हूँ। ये ऑब्वियसली आप पे सर्च किया मैंने सारा कर लिया? Obviously। Okay। इसके गिर्द फिर आपके जो ये हैं क्या किसे कहते हैं, झुमके बाल या नहीं, झुमके? झुमके। हाँ। इसके अंदर मैंने क्या किया है, ये आपके एक वर्ड है, यहाँ पे बनेंगे आपके, एक साइड पे ज़मीन बनेगी और एक साइड पे सूरज बनेगा और चांद बनेगा, ठीक है। और आपकी लाइफ जो है वो, और आपकी जो दुनिया है और आपका चांद है वो आपके पास ही है। इस तरह से वो इमेजिनेशन है, उसको लेके आप वो अपने ऑलमोस्ट हासिल कर लाइन लिए। डिफाइन किया भाई। अल्लाह आपको बड़ी जिंदगी दे। आई लव इट। इसको कब तक कंप्लीट करेंगे? इंशाल्लाह मैं पहले तो जल्दी इसको जल्दी। शो पे रखना शुरू करूं अपने? नहीं, मैं इनको ना इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर इस पे टाइम चाहिए अभी। वाह। मेरी आज पूरी कोशिश थी कि मैं कंप्लीट करके लेके आऊँ, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट था। और जब मुझे ये इसमें कंप्लीट सारी हो जाएगी ना तो मैं आपको टैग भी करूंगी, तो Sure। मेरे इंस्टा से आप देख लीजिएगा, स्टोरी पे मैं आपको टैग दूंगी। Sure, तो sure। उससे ये होगा कि सब आपके अकाउंट को भी फिर फॉलो कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा। फिर आते रहिएगा, फिर कुछ नया बनाए। ये इंशाल्लाह, प्लेटफॉर्म आपका है। ओके ठीक ओके है, मैम, इंशाल्लाह नई सीरीज़ के साथ इंशाल्लाह दोबारा फिर आपके पास हाजिर होंगे। और अभी ये फीमेल मेडिटेशन है, इसके अंदर लंबी चौड़ी सीरीज़ हैं सारी ना, कि उसमें एनिमल सीरीज़ हैं, उसमें हमारी जो है आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग हमारी है, जो हमारा है हेरिटेज है उसकी सीरीज़ है, उसके अंदर फिर और बहुत सारी सीरीज़ हैं लंबी चौड़ी। तो वो चलती रहेंगी, सीरीज़ के अंदर काम करते रहेंगे इंशाल्लाह आपके प्लेटफॉर्म से उसको दुनिया तक लेके आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया और मैं ये कहूँगी एंड में कि जो लोग आज भी हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है, तो सवात का जो फ्लड है, जो इतना लॉस हुआ है उन लोगों का, उन सब के लिए दोबारा अपील करूँगी। उनके पास रज़ाइयाँ नहीं हैं, उनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, उनके पास खाने को नहीं है, ठीक है। सर्दी भी है, ठंड भी है, हवाएं ठंडी चल रही हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप ये दिमाग में रखिए कि जो वेले जितने अफराद हैं शहरों में जो घूम रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं, वो जाकर मलबा हटाने में प्लीज़ मदद करें, क्योंकि ये जो हमारे पाक फौज जवान हैं वो कितने कोई कर देंगे। इतना बड़ा लॉस है हिस्ट्री का, ये बहुत बड़ा लॉस है। मिलजुल के सपोर्ट करें, और मैं अपील करूँगी कि इन लोगों के लिए खाने पीने, पहनने, रज़ाई, चादर, सब चीज़ का जो है ना इंतज़ाम कीजिए प्लीज़। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।